अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं? ठीक ठाक है अपनी ज़िंदगी में। और आज की सुबह एक नए पैगाम के साथ मैं अपनी सुबह का आगाज़ करूंगी और आपकी भी सुबह का। हम लोग बहुत कॉन्शियस लोग हैं क्योंकि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर हम नौकरी पेशा लोग हैं तो हम बहुत संभल के अपने महीने की शुरुआत करते हैं, फिर एंड भी कर रहे होते हैं। बड़ा संभल के खर्च कर रहे होते हैं, स्पेशली जो नौकरी पेशा लोग होते हैं। जो बिज़नेस वाले होते हैं उनका दिल थोड़ा सा बड़ा होता है, दिल गुर्दा मैं दोनों का नाम लूँगी, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं तो उनको लगता है कि रिस्क लेने से या तो वो सांप सीढ़ी का गेम है, या तो वो बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे या वो बहुत नीचे गिर जाएंगे। मगर उनको उनके प्रोफेशन में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उनको कुछ प्रैक्टिस सी हो जाती है रिस्क लेने की। लेकिन आम लोग जो कि 9 to 5 जॉब करते हैं वो बहुत संभल के चलते हैं। अब देखिए, रिस्क ज़िंदगी में हर चीज़ में लेना पड़ता है। अगर आप शुरुआत करें तो बच्चों के स्कूल का नाम देती हूँ मैं आपको लगता है आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, अच्छे नंबर नहीं ला रहा, तो आप तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप उसके टीचर्स से मिलते हैं, स्कूल जाते हैं और फिर आप ये दरियाफ्त करते हैं कि शायद ये बच्चा, मेरा बच्चा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसके स्कूल, उसके टीचर्स या उसके क्लास फेलोज़ या उसकी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है। आप उसका स्कूल चेंज करते हैं और आपको एकदम फ़र्क नज़र आता है आपके बच्चे की एजुकेशन में। या तो वो और ख़राब हो जाता है या वो और बहुत अच्छा हो जाता है। जो कमियां आप उसके अंदर महसूस कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि वो एकदम दूर हो गई। उसी तरह आपके घर कोई भी ऐसा हेल्पिंग हैंड जो खाना पकाता है और आप उसी पे लगे हुए हैं कि भाई इसको हटाएंगे तो पता नहीं कौन आ जाएगा, अगर आप उसको हटा के किसी नए बंदे को हायर करते हैं तो या तो आपका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है या बहुत बुरा। सो रिस्क तो हर चीज़ में है। या आप नौकरी स्विच करते हैं, कोई नई नौकरी, जाहिर है अपनी ग्रोथ के लिए कोई नई कंपनी की तरफ रुख करते हैं, या तो आप बहुत सक्सीड कर जाते हैं या आप पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाते हैं। मगर जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं, आपको अपनी ग्रोथ का पता कैसे चलेगा? मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते थे, पता है तुम्हें, ये एक सर्टेन टाइम होता है रिस्क लेने का, जवानी का गेम है रिस्क लेने का, रिस्क लेना चाहिए, इस चीज़ में हाथ डालो, उस चीज़ में हाथ डालो, कोई ना कोई तो क्लिक करेगी। सो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं तो अगर छोटी कामयाबियों की बात करूं तो छोटी कामयाबी, कभी आप कोई फाउंडेशन चेंज कर देते हैं अपने फेस पे जो लगा रहे होते हैं, आप सक्सीड कर जाते हैं। कोई पहनने का अंदाज़, डाइट प्लान, अपने वेट लॉस जर्नी का अंदाज़ आप ज़रा सा बदलते हैं तो आप कामयाब होते हैं। आज मैं छोटी कामयाबियों से लेकर बड़ी कामयाबियों तक की बात कर रही हूँ। अपनी ज़िंदगी और सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी आपसे शेयर करेंगे हम, छोटी चीज़ों को लेकर, और फिर आपको थोड़ी सी हिम्मत देंगे कि अगर रिस्क लेना है ना तो अभी ले लो, वरना देर हो जाएगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, ज़िंदगी में छोटी चीज़ों में रिस्क लेने के बाद अगर कामयाबियाँ हासिल हुई तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन अगर ज़रा कहीं आप सांप सीढ़ी के गेम में पीछे चले गए तो कोई बात नहीं, टाइम है, आप आगे भी जा सकते हैं। सो छक्का कभी भी लग सकता है, यू नेवर नो। हमारे पास अपनी छोटी बड़ी सक्सेसेस शेयर करने के लिए हमारे सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं और देखते हैं कि ये कितने दबंग हैं जो ज़िंदगी में रिस्क लेते भी हैं या सेफ गेम खेलते हैं। मेरे एक तरफ बैठी हैं किरण और फराह। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे और बहुत खुश अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तरफ बैठी है रबिया रिजवान एंड सारा उमैर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का शुमार उन दबंग लोगों में से होता है जो कहते हैं रिस्क लेना है, जिंदगी रिस्क लेने का दूसरा नाम। हाँ रबिया, बिल्कुल लेती है रिस्क? बिल्कुल लेती हूँ। सारा तुम लेती हो? बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा। टास्क तो जैसे मुझे लगता है कि टास्क के साथ मैं पैदा हुई हूँ, मेरा पैदा होना भी एक टास्क ही था।
हाँ फरहत, तुम लेती हो रिस्क या हाँ, थोड़ा मैं सा तो लेती रहती हूँ, मैं बहुत सालों से ले रही हूँ। हाँ कहीं कहीं कामयाब होती हूँ, कहीं 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 गिर जाती हूँ, लेकिन फिर उठती हूँ, लेती रहती हूँ। अच्छा, डिपेंड करता है कि किस मामले में है। तो अब अगर मैं जॉब की बात करूं तो मैंने कभी रिस्क नहीं लिया कि मैं ये वाली जॉब छोड़ के तो कहीं और चली जाऊं। ऑफर्स आई मुझे, लेकिन बस मुझे ये था कि एक यहाँ पर मेरा कंफर्ट तुम ज्यादा देती हो। हाँ, कंफर्ट। अच्छा ये मेरा मैं भी comfort किरण matter करता है। से मुत्तफिक हूँ। मैं भी ऑफर्स आई और ज़्यादा पैसों की भी ऑफर्स आई हो, मैं भी अपनी कंफर्ट और रिस्पेक्ट को देखती हूँ। जहाँ मुझे अगर मुझे कहीं कहीं रिस्पेक्ट मिल रही है, कंफर्ट मिल रही है, तो मैं रिस्क नहीं लेती। तभी इतने साल यहाँ गुजार लिए। हाँ, वही ना, अगले का कुछ पता नहीं ना, अनसर्टनिटी इतनी है कि फिर कुछ। अच्छा, मेरे साथ थोड़ा उल्टा मामला है, हाँ बिकॉज आई एम वेरी इंक्विजिटिव एक्सप्लोरर टाइप हूँ मैं। तो मैं ना वो मोनोटनस जब हो जाता है ना, तो एक जॉब से उसके बाद मुझे होता है अब कुछ स्विच करते हैं। या अगर कोई हॉबी है तो थोड़े अरसे बाद कोई नई हॉबी होती है, तो वो रिस्क मैं लेती रहती हूँ। हाँ अच्छा पता नहीं, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मेरी अपनी अटैचमेंट हाँ, ये मोबाइल बहुत के साथ भी हो जाती है। जब मेरा मोबाइल टूट के कचूमर नहीं निकल जाता, जब तक उसका, अभी तक तो शुक्र है चोरी नहीं हुआ, लेकिन तब तक जब तक वो काम करना बंद ना कर दे। हाँ वैसे ये तो सही करवाने के बाद भी उस, वो कहते हैं फोन वाले, सुने अब इसका हर चीज ऑर्गन सब मर चुके हैं। अब छोड़े तो मैं भी, गाड़ी का भी यही हाल मैं है। भी ऐसी हूँ, चेंज नहीं करती। लेकिन ये नहीं कि मेरी अटैचमेंट है, ये कि मैं वो एक इजी है, सारा उसी पे ही है, सारा डेटा हमारा हाथ सेट हुआ हुआ होता है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। सारी चीजें नहीं, ट्रांसफर अगर मैं करो, हंसेंगे आप लोग, अगर मैं आपको अपना फोन दिखाऊंगी, वो पीछे से बेचारा पूरा नंगा हो चुका है, बस उसकी थोड़ी सी झिल्लियां रह गई हैं, तो वो मेरे सब हंसते हैं मेरे आसपास वाले। उन भी वेंट पर इस वक्त आपका। पर मेरी यकीन माने कि मेरी अटैचमेंट हो जाती है, चाहे वो फोन ही क्यों ना हो, मैं तो अटैच हो जाती हूँ। तो इसलिए मुझे रिस्क लेने में बहुत डर लगता है। मियाँ भी वही, फोन भी वही, हस्बैंड भी वही, नौकरी भी वही। चले आप लकी है ना, आप कामयाब हैं रिस्क लेने में। आप रिस्क नहीं लेती, और जिनके साथ हैं वो माशाल्लाह हर कोई इस तरह से कामयाब नहीं। शुक्र क्या करें। लेकिन मियाँ का तो ये भी है ना कि एक ही है, क्योंकि इतने अरसे उनको ट्रेन किया है, तो अब कैसे छोड़ दें? अब फिर नए को ट्रेन कौन करेगा? ट्रेंड किया है, चेक करें आप। ये सही वर्ड यूज किया है। हाँ, आपने अपने हिसाब स्पाउसेस से एक दूसरे को ट्रेन करते हैं, दूसरे उनकी भी कई और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं भी आपने सीखी है। एक्चुअली आप अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं कि अच्छा आप उन जैसे हो जाते हैं, आप उन जैसे हो यू जाते हैं। नेवर नो फरा, होल्ड करते हैं, हम उनको भी कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली यू नेवर नो कि ट्यूनिंग इधर भी है उधर भी, दोनों जगह है। मैंने एक रिश्ते पे लगाई है इतने साल, अब इसको कैसे दूसरे पे ना यही सही इंग्लिश में कहते हैं ना, अ नोन डेविल इज बेटर देन अ न्यू डेविल। तो भाई ये ठीक है। हम सोचते हैं कि या आप अल्लाह। इतनी मेहनत दूसरे पे क्यों करें। या अल्लाह मेरा मियाँ शो ना देखे। इसलिए मैंने कोई जिक्र ही नहीं किया। तुमने बोला ही नहीं, तुमने कहा ये वाले रिस्क की बात मैं कर ही नहीं है। मैंने डायरेक्ट रिस्क ले लिया है बस शादी का। वैसे शादी भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। है तो है ही इससे बड़ा कोई रिस्क ही नहीं है। बहुत बड़ा रिस्क। अम्मा हमेशा कहती ना, शादी एक जुआ है, चल गई लेकिन शादी ना रिस्क समझ के सोच के करते नहीं है हम लोग। मतलब इस इंटेंशन से नहीं करते कि ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वो एक अच्छी नियत और पूरे उसके। अच्छा, वैसे बड़ी मजे की बात है, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट तो शादी ही है। इसका तो जिक्र ही नहीं। शादी खुद एक एक्सपेरिमेंट है। शादी हम अक्ल से नहीं करते हैं, वही नहीं, बस पर्दे पड़ खुशी जाते से हैं। शौक से करते हैं, बस उस अक्ल बाद में आती है। उस वक्त हमारे वैसे कभी कभार पर्दे पड़ना अच्छा भी होता है। अकल पे आपके लिए अच्छे हो जाते अगर अकल पे पर्दे ना पड़े तो फिर ऐसा होता है कि फिर आप एक सर्टेन एज तक जो है वो मैरिड रहते ही नहीं है, अच्छे की परफेक्ट की तलाश में। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस कहा बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो वो कभी कभार पर्दे पड़ना भी एक ब्लेसिंग की बात होती है। बिल्कुल। सो आइए इनके छोटे छोटे जिंदगी के रिस्क हैं जो वो हम शेयर करते हैं। शुरू करते हैं रबिया, तुम आपसे। अच्छा ओहो, लव मैरिज से शुरू करें, ये तो कुछ और लिखा हुआ है। हाँ, लव मैरिज से अच्छा, हम love marriage से लव शुरू- मैरिज यही के जो है सबसे झगड़ के शादी की थी, रिस्क किया था बहुत बड़ा, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो रिस्क कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी होता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो वो बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुश नहीं थे, मेरे सिबलिंग्स खुश नहीं थे, क्योंकि उस टाइम रिश्ता आया हुआ था कज़न का। तो मम्मा जो थी वो इंक्लाइन थी कि वहाँ शादी करनी है, लेकिन आई टुक अ स्टैंड कि नहीं भाई, मुझे यहीं करनी है। दे वर लाइक ठीक है, नाउ यू आर ऑन योर ओन, आपकी चॉइस आपके कलीग क्लास फेलो थे,
नहीं क्लास फेलो नहीं थे बट आई वाज फ्रेंड्स विद हिम फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स Okay. और काफ़ी अरसे के बाद जो है हम लोगों की वो एक अटैचमेंट स्टार्ट हुई थी। ओके तो जब हो गया अब अल्हम्दुलिल्लाह अब 19 साल 20 साल होने वाले हैं शादी को। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुम्हारा सही था हाँ, डिसीजन, वी एग्री विद दैट और हम खुश हैं कि तुम यहाँ पर हो इसके साथ हो। एंड आपने स्टैंड लिया, वरना ये हाथ से निकल जाती चीज तो अच्छा, आपको हालांकि एक उस वक्त भी रियलिटी मैं कोई इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, रिस्क ले लिया। आपने अपने दिल की सुनी ना, दिमाग की नहीं सुनी। एग्जैक्टली, तो वो बस अल्लाह ने साथ दिया। कभी कभार दिल के फैसले भी, क्योंकि देखिए कोई रिलेशन हो, कोई जॉब हो, हर चीज में अगर आप दिल की सुनते हैं ना तो आप बाद में रिग्रेट नहीं करते। क्योंकि अगर आप दिमाग की सुनते हो और वहां जाके आप खुश नहीं होते, फिर आप कहते हैं कि ओ मैंने क्यों किया। हाँ। ऐसी चीजें अच्छा, एक तो होता है दिल की सुनना, एक दिमाग की सुनना। आई बिलीव आप इंट्यूशंस होते हैं ना, गट फीलिंग, तो आपका गट बताता है ना कि यार ये सही है या नहीं। बहुत सी चीजें होती हैं आपका दिल भी चाह रहा होता है, हाँ। लेकिन आपको अंदर से मलामत रहती है कि नहीं यार ये कुछ सही नहीं है। हाँ। तो वो गट फीलिंग पे अगर आप बिलीव कर लेना तो आई थिंक वो पता नहीं हर आपको किसी को signals गट मिल फीलिंग जाते हैं। होती भी है कि नहीं, या समझ नहीं उनको आती। समझ नहीं आती कि गट फीलिंग है क्या। अक्सर हाँ कंफ्यूज रहते हैं। हाँ। लेकिन वो वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा आपको जरा जो है ना देखना पड़ता है चीजें। व्हाट आई बिलीव, तो मेरा तो बिलीव है कि भाई गट फीलिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग। दिल भी अक्सर जो है फिसल जाता है, दिमाग भी उल्टे सीधे फैसले तो लेता आराम है। से शादी हुई या मुश्किल से हुई फिर आप? मुश्किल से हुई, हाँ। मुश्किल से हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हो गया उसके चल बाद। ये तो बहुत अच्छी बात। दबंग मगर निकली आप। जिंदगी में एडवेंचर ना हो तो मजा क्या है? मेरे अब्बा यही कहते हैं पापा कहते हैं कि तुम ना एडवेंचर के लिए ही पैदा हुई हो। हाँ। तुम्हें हर चीज में एडवेंचर चाहिए होता है। एग्जैक्टली जी। तो अब आपकी भी ओहो, अच्छा सडन मैरिज ध्यान ही नहीं गया था क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट तो जिंदगी होता का है, शादी, बेसिकली यही। हम लोग समझते हैं कोई छोटी मोटी चीजें नहीं यार, आप अपनी जिंदगी पूरी किसी के हाथ में दे रहे दे रहे हो। हाँ हो। बिल्कुल अम्मा अब्बा ने तो आप उनके घर तो पैदा हो गए, सही बात है। ठीक है ना, आपने अम्मा अब्बा चूज नहीं किए, लेकिन अगर आपको कुछ चूज करना है जिंदगी में तो वो आपका स्पाउस है, बिल्कुल पार्टनर है बिल्कुल। अम्मा अब्बा जैसे भी हो कबूल है, कबूल है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। तो सारा तुम्हारी, मुझे तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको तो बिल्कुल बताने की मुझे तो सब पता है। मेरा तो बहुत मशहूर लव मैरिज है। और बहुत वैसे मेरे और मोहसिन के रिश्ते को 20 इयर्स हो गए और शादी को हमारे माशाल्लाह 9 साल हो गए। तो लेकिन वो जो पिछले जो 20 साल हैं वो तो इस तरह के हैं कि माशाल्लाह भाई इतना- एक लड़की, हसीन लड़की, जिसके पीछे दुनिया पागल, हीरोज ये वो, लेकिन ये सिलेक्ट करती है अपना मनपसंद जीवन साथी। और आप चेक करें सेलेक्ट भी कैसे किया। शुरू में नई आई थी, मैं शूट मतलब फील्ड में नई आई थी और मैं गई थी ऑडिशन देने के लिए मोहसिन को। मुझे लगा कोई बहुत बड़ी उम्र का आदमी होगा, क्योंकि मोहसिन तलत नाम ऐसा है वो। तो जब हमने उनसे जाते ही कहा कि वो आपके डायरेक्टर से मिलना है, मुझे लगा कोई असिस्टेंट वगैरह होंगे। जी मैं ही हूँ डायरेक्टर, मैं हो गई। मैंने कहा अच्छा ये मोहसिन तलत है, क्योंकि उनके नाम पे उनकी पर्सनैलिटी सूट नहीं करती थी। तो वो मैंने कहा ओके ओके। अच्छा मुझे वो इतने अच्छे लगे, गई थी ऑडिशन देने। ये मेरा पिछली बार भी बड़ा अच्छा, तुम्हें एक जाते हो ही गया था। अच्छे लगे? गई थी ऑडिशन देने और दिल देकर आ गई। ऑडिशन तो दिया ही नहीं मैंने। ओए लव एट फर्स्ट साइट हो गया, बिकॉज वो जो उनका और जिस चीज़ पे मैं मर मिटी वो है मोहसिन की ज़बान। क्योंकि मिठास है। मिठास, वो जो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से वो सबसे मुखातिब होते हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत ही कम मर्दों में ये सलाहियत होती है जो इतना सॉफ्ट हो, इतना वो। क्योंकि मेरे सराउंडिंग में जितने मेरे फैमिली में मर्द है ना वो थोड़े से लाउड है, चाहे वो भाई हो चाहे वो बाप हो या तो मुझे मौसम को देख के ऐसा मेरा लगा कि परसेप्शन ही चेंज हो गया है कि मर्द भी कोई इतना पोलाइट हो अब देखो ये खुद इसकी पर्सनालिटी लाउड है लाउड हाँ, और मैं इसको loud हूँ। पसंद धीमा, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट। मुझे लगता है कि मुझे मोहसिन झेलते हैं क्योंकि मैं खुद गुस्से की तेज हूँ, ये हूँ। और अगर कोई मेरे नेचर का होता तो शायद ना चल पाती। वो मोहसिन है जो चल पाई है। और ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, बहुत हिंड्रेंस आए, वो आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें आई। एंड टाइम तक तो ये था कि पता नहीं शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या है क्या नहीं है। बस अल्लाह का नाम लेके रिश्ता निभाए चले जा रहे हैं बिना ये सोचे कि शादी होगी कि नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ने नियत देखी थी तो झोली में मोहसिन ही डाल दिए जिसकी दुआ की थी। और दोनों तरफ से लव एट फर्स्ट साइट था।
दोनों तरफ से। अच्छा, पहली मुलाकात में दोनों ने? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। बस ये एक चीज़ होनी थी और किस्मत में लिखी थी तो वो हो गई। बाकी बहुत सारे दिल प्रॉब्लम में तो मोहब्बत अल्लाह ताला ही डाल देते हैं ना, जब आप फिर आप नहीं देखते क्या चीज़ है क्या नहीं है, आप नहीं देखते, आप यही देखते हैं बस कि वही हो गई मोहब्बत। बस हो गई। हाँ, और साथ रहना है। 17 साल की उम्र में आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही वाज 27। नाउ आई एम 37, ही इज 47। माशाल्लाह। दैट्स अ गुड एज डिफरेंस, कहते हैं वो थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। ईयर्स से लेके मेरी बर्थडे आज तक मोहसिन के साथ ही मनती आई हैं। तो मुझे देखा जाए तो मोहसिन ने पाल पोस के बड़ा भी किया है। हाँ, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था मैं मेरा वही पहला, कह जो रही हूँ ना, एक माशाल्लाह बहुत लड़की अच्छा जो गया है। हीरोइन आती है, जो इतनी नाइव, इतनी यंग है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी होती हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली, सब कुछ हुआ, रिश्ते भी इतने आए, सब कुछ है, लेकिन बस आई हैव चोजन हिम। और मुझे लगता है कि वो मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन सब जगह आते हैं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विथ हिम अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे माशाल्लाह उनसे जो 2 बच्चे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ, जैसे मैंने अपने हर उसमें इंटरव्यू में बोला है कि मेरे दोनों बेटे अपने बाप जैसे हैं। क्योंकि मोहसिन कोई भी रिश्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा निभाते हैं, लेकिन जो औलाद का रिश्ता है ना, वो ब्रिलियंट है। माशाल्लाह। मतलब मैं कहती हूँ हर दुनिया का हर बच्चा मोहसिन जैसा होना चाहिए। माशाल्लाह। इतना वफादार और इतना जो है वो। अब मुझे हो रहा है मैं भी कुछ तारीफ कर दूं। दोनों ने कर दी, मुझे कुछ अब अजीब ऑकवर्ड लग रहा है कि मैं क्या। Sometimes he is very difficult in some situations. यासिर भाई को तो सभी जानते हैं, आप नाम भी करें तो सब जानते हैं। कैसा रहा? मेरा बहुत खट्टा मीठा रिश्ता है, खट्टा मीठा, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी तीखा, यही वाला रिश्ता अच्छा है, खट्टा मीठा ही अच्छा रिश्ता होता है ना। हाँ। लेकिन ये है कि वो हम लोग तूतू मैमे जैसे सास और बहू में होती है, वैसे हमारे बीच में तूतू मैमे होती है। और हमारी तूतू मैमे तो चुप ही नहीं है, सबके सामने होती आई विश कि मेरी तू मैं हो। बंदा बोलता ही नहीं है तो मैं किससे तू या मैं करूं। नहीं भाई, मैं सिर्फ तो ही बोर हो हो जाती है, तू तो होती ही नहीं है। मुझे तो तूतू मैमे वाला ही चाहिए था, वरना मैं बोर हो जाती। अच्छा, मेरा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स हुआ, बिकॉज आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, ही इज एन इंट्रोवर्ट। और शुरू में मुझे इस बात पे गुस्सा आता था कि कोई बात बुरी क्यों नहीं लगती, लड़ते क्यों नहीं हो, कुछ कंप्लेन क्यों नहीं करते। तो मुझे इस बात पे गुस्सा आता था कि हर चीज में एडजस्टेबल हो भाई, कुछ तो बंदा अपना ओपिनियन रखे। गुस्सा ये है कि वो बस चुप हो जाते हैं, वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आप समझे, ओ अच्छा ये पीक का गुस्सा है, अब आप खुद ही लिमिट जरा अपनी हदें पार ना करें, वरना ये पीक वाला गुस्सा से एक ये वाला जेस्चर होता है उनका, और उसके बाद बस वो आंखों से डराते हैं। ये देखो जरा। अच्छा भाई, ये क्या है, आपने रिस्क किया एक्टिंग में? हाँ जी, मैंने 2 ड्रामे मैंने किए हैं। अच्छा, मुझे तो एक्टिंग बिल्कुल, वैसे तो शोज पे तो हम बड़ी एक्टिंग कर लेते हैं, एक्टिंग तो नहीं, मतलब बताते नेचुरल होता है जो अंदर से निकलता है। अच्छा, ड्रामा करना था तो मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, मुझे पहले लगता था कि ड्रामा ऐसे करते क्या है, नहीं ऐसे लगता था ना जैसे हम एक्टिंग घर में करते हैं। अच्छा, मैं जब वहाँ पे सेट पे गई तो पता लगता है नहीं, एक्टिंग ऐसे नहीं होती, बड़ी नेचुरल होती है। जी बोले क्या हुआ, नहीं मैंने नहीं किया, ये वाली एक्टिंग होती है। ये जो हम जज्बात में बोलते हैं ना, वो वाली नहीं होती। तो मैं शुरू में ये वाली एक्टिंग करती होती है। वो जब वो सीन होता है ना आपका, अगर कोई हस्बैंड मुझसे पूछ रहा है, ऐसे ही था मेरा जो कैरेक्टर था, तो मैं उसको यूं जो अपना स्टाइल था उसमें बात करती थी। बोले नहीं, डायरेक्टर ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 ड्रामे की, दोनों सोप थे और मैंने कामयाबी से की उसके, अच्छे लगे, मुझे भी पसंद आया। मजा आया आपको? तो मजा आया एक्टिंग करके बहुत मजा आया। 1-2 दिन तो मुझे बड़ी वो, आपने जाके अपनी हेल्पिंग हैंड से ना दबा दो बहन, नहीं, थक गए। होस्टिंग तो आसान है, एक्टिंग तो मुश्किल है। दिन का मैं नहीं थक जाती थी। और जब शादी के सीन आते थे, आपको पता है 3-4 बजे फिर घर आना, रात पूरी हो जाती थी, ड्रेन हो जाते हैं इतना। फिर मैंने 2 ड्रामे किए, उसके बाद फिर मुझे ऑफर्स आई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे ब्रांड शोज करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं तो वो जल्दी मिलते हैं, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि टाइम बहुत लगता था उसमें। लेकिन आपने एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया मैंने, और मुझे मज़ा आया शुरू में। अच्छा, मेरा ये सोच थी, मेरी थॉट थी कि मैंने क्यों किया, यहाँ तो मैं बैठी रहती हूँ, जब सीन आएगा तब बुलाएंगे, बैठी रहती हूँ। जैसे फ्री टाइम लगता था ना कि यार ये सब कैसी बैठी हुई है आराम से, मैं इनको ही देखती रहती थी कैसी बैठी हुई है। जब उनका सीन होता था तो बुलाते थे। फिर मैं थोड़े दिनों के बाद मैं भी यूज्ड टू हो गई, फिर मैं करने लगी तो अच्छा लगा, मज़ा आने लगा। शुरू में मुझे लगा कि मैं क्यों आई यहाँ पे, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाद में फिर ज़ाहिर बात इतना टाइम लग गया, 3-4 महीने तक हमारे शूट होते थे, तो मज़ा आने लगा। फिर सेकंड भी किया, बड़ा मज़ा आने लगा। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार मेरी दूसरी चीज़ें
छूट रही हैं मुझसे। फिर आई ऑफर्स आई, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़, 2018-19 में फिर मैंने छोड़ दिया। हाँ। मैंने कहा नहीं, अब मुझे अपने शोज करने चाहिए, उस आप पर फिर ध्यान देना experiment कर चाहिए। लीजिएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट मेरा अच्छा था, मेरा बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर आके तुम्हारा सुनेंगे जिंदगी के जो ये बहुत बच के खेलती है इसके खेल देखेंगे। बहुत मामूली एक्सपेरिमेंट्स हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे रिस्क जो हम जिंदगी में लेते हैं और फिर वो कभी हमें बहुत एकदम आगे पहुंचा देते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम उन रिस्क को लेने के बाद जहाँ होते हैं वहाँ भी नहीं रहते, गिरते हैं। गिर जाते हैं, ऐसे ही है। सो तुम्हारी बारी है। अच्छा, मैं ये छोटे छोटे रिस्क के बारे में। नहीं, वैसे अगर मैं आपको अपने शोबिस करियर का बताऊं तो ये मेरे लिए एक रिस्क था। मैं तो टीचिंग कर रही थी, मॉन्टेसरी में पढ़ा रही थी। तो इत्तेफाकन मैंने एक शौक होता है ना कि अपना वो पोर्टफोलियो बना लिया, तस्वीरें खिंचवानी है मॉडल की तरह। ना मेकअप आता था, ना मॉडलिंग के पोजेज आते थे, ना कुछ। तो मेरी कोलीग्स ने बोला कि तुम दिखाओ ना, तुमने जो अपनी तस्वीरें खिंचवाई थी। तो मैंने दिखाई उनको, तो बहुत अच्छी आई हैं। तो एक टीचर ने कहा था कि ये फेस ऑफ द ईयर हो रहा है, तो तुम उसमें अपनी एंट्री डाल दो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना ये सब ना। तो कह रही डालने में क्या है, सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, देखी जाएगी आगे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो वो एक रिस्क लिया था, वहाँ से सिलेक्शन हुई थी, फेस ऑफ द ईयर जीता था, और फिर मैं शोबिज़ में आई थी। तो वो एक छोटी सी एक वो चीज़ थी कि बैठे बैठे फ्रेंड्स बैठ रहे हैं कि अच्छा यहाँ अप्लाई कर लो। पता है ऐसे ही होता है लम्हे, ऐसे ही ऐसे ही होता है, ऐसे ही आपके हाथ आपकी मंजिल कार्व करता है, आपको खुद नहीं पता चलता। नहीं पता चलता। हम लोग कितनी प्लानिंग कर लो, बिल्कुल। प्लानिंग कामयाब नहीं होती, लेकिन अचानक ही किसी के साथ कुछ ना कभी कुछ ऐसा जिंदगी में होता मैंने नहीं सोचा था कि मैं होस्ट बनूंगी हाँ। या मैं मॉर्निंग शो होस्ट करूंगी। तो एक्टिंग करती थी, पढ़ा तो मैंने फिजिक्स था, होटल मैनेजमेंट पढ़ी, फिर मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। अच्छा, चाहत भी नहीं थी। और मैं भी होस्ट बनूंगी, मैं कभी सोच नहीं सकती। मैं उनमें से थी खानदान में कि मेरे मुंह में ज़बान नहीं होती थी, मैं बातचीत नहीं करती थी। खानदान वाले कहते थे ये क्या गूंगी है क्या, इसके ज़बान नहीं, क्योंकि अंबर थी थोड़ी सी बातचीत, ये वो बिल्कुल खामोश ना, बिल्कुल बिल्कुल इसी चुप। तरह जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की तो दूर दूर तक कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं करूंगी भी। हालांकि बचपन से डिबेट्स वगैरह उसमें मैं बहुत आगे आ गई थी, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी को देखती बहुत शौक से थी, बट कभी भी नहीं। बस ऐसे ही एक फ्रेंड ने जो है वो एक मुझे लिंक भेजा इंस्टाग्राम पे कि ये वर्कशॉप हो रहा है, ऑनलाइन है, कोविड के बिल्कुल बाद। तो ऑनलाइन है, तुम ले लो, 2-3 क्लासेस होंगी। मैंने अटेंड किया, उसके बाद एक शो भी कर दिया, फिर वो ऑफर्स आने लग गई। तो वो आपको नहीं पता होता कि आप बिल्कुल कहाँ तक आप जाएंगे। और हमारे अंदर कितना टैलेंट है ये भी नहीं हमें पता। ये भी नहीं पता होता। ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो मुझे ऐसा लगता है आपकी मंजिल अल्लाह ताला ने आपकी तय कर ली होती है, और वो किसी ना किसी तरह आपको हालात उस तरफ धकेलते हैं कि उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। को नहीं पता होता। बिल्कुल बिल्कुल बाकी में है ना, वही प्लानर है भाई, हम वही मैं प्लानर अपनी है। फैमिली में मैं वाहिद हूँ जो एक्ट्रेस है। मैंने तो दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मैं कभी एक्ट्रेस बन पाऊंगी। और ये भी शौक मेरी अम्मा का था, क्योंकि वो अपने टाइम पे बनना चाहती थी, तो नाना ने उन्हें बनना नहीं दिया, बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि नाना बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो लेकिन नवासी के टाइम पे तो वो हमेशा मेरे नाना कहते थे कि हीर का कैरेक्टर क्योंकि हमेशा खूबसूरत होता है, हीर रांझावा हमेशा कहते थे कि हीर के कैरेक्टर में ना मैं चाहता हूँ कि मेरी नवासी हो। इससे उनकी खूबसूरती ख़त्म भी मुझ पे होती थी, शुरू भी मुझ पे। और अपनी बेटी को, हालांकि मेरी माँ खूबसूरत तरीन औरत थी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपनी माँ की तरह हूँ, लेकिन वो उस टाइम पे जो वो थी तो उनको सब लेडी डायना कहते थे। वो अब उनकी जवानी की पिक्चर्स उनको सब लेडी डायना कहते थे। और कुछ तो जो बेचारे जो तो पिंडूदास के लोग होते थे वो कहते थे वो आ गई है शायद लेडी डायना से हम मिलकर आए, लेडी डायना से मिलकर आए। तो उस टाइम उनके बाल भी इसी तरह बॉब कट होते थे और वाकई वो बहुत खूबसूरत थी। तो मैं, मेरे ख्याल से कि वो हमेशा शौद अलवी हमेशा एक बात कहते हैं कि ये कपड़ा जिस थान का है ना, थान बहुत खूबसूरत है, तभी ये कपड़ा ऐसा इसलिए अच्छा है। वो हमेशा कहते हैं कि बेटा हमेशा थान को देखा जाता है, कपड़े को नहीं। कपड़े ही ऐसे थान के हैं जो दमदार है। अच्छा भाई, किरण बता रही है सोफा क्लीनिंग। अरे हाँ, ये भी मेरे ये रिस्क, ये भी जरूरी है नहीं, ये एक आम औरत के लिए। हाँ, वो एक्चुअली मम्मी के घर सोफे पड़े थे मेरे, तो मैं लेकर आई। वो थे ऑफ वाइट कलर के। अच्छा। बट ऑफ वाइट कलर आपको पता है कितना मैला, जंग के निशान, अजीब वो जो पानी के निशान आ जाते हैं ना।
तो मैंने कहा अच्छा चलो बजाय मैं इसकी अपहोल्स्ट्री चेंज करवाऊँ, मैं सोफ़ा वॉश करवाती हूँ। तो मैंने उसको गूगल में ना वो देखे कि सोफ़ा क्लीनिंग के कौन कौन से, एक आध को मैंने बुलाया, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था। मैंने कहा चलो चेक करते हैं, अगर इसी से ही साफ़ हो जाता है तो मेरे पैसे बच जाएंगे। और वो हार्डली कोई 1000 रुपये भी नहीं लगे थे मेरे, वो 2 बड़ी सेटीज़ थी। उसने साफ़ किया, ऐसा चमक गया वो वाइट सोफ़ा। मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। मैं खामा में 15-20 हज़ार मेरे खर्च हो जाने थे, कपड़ा लेती और चेंज करवाती। तो वो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था सफाई कर। हाँ सफाई का, कि वो क्लीनिंग से ही साफ हो गए। हाँ। वो कुछ पता नहीं आजकल क्या बड़े अच्छे बनाते हैं। केमिकल्स आ गए हैं। Chemicals हाँ, के बहुत साथ अच्छे उन्होंने हो किया। वाइट ऑफ वाइट सोफा सोचें हाँ। कि वो बिल्कुल साफ और वही करते हैं, आपके सामने ही कर रहे होते हैं। वहीं पर ही हाँ, हर तो बड़ा चीज़। अच्छा हो जाता है, बिल्कुल नया हो जाता है। बिल्कुल नया, बहुत तो ज़्यादा। वो एक अच्छी। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्री मूवीज फॉर लर्निंग पर्पस। अच्छा, मैं बीइंग अ टीचर, तो मैं अपने बच्चों को भी उसी तरह पढ़ाती थी कि मैं एक टीचर ही हूँ। तो ऑब्वियसली वो मेरी टीचिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो होती थी। तो एक दफ़ा मुझे याद है कि मेरे बच्चे के मेरे छोटे वाले बेटे के हिस्ट्री का एग्ज़ाम था और उसमें टॉपिक था नेपोलियन। उस वक्त ये मूवी आई थी नेपोलियन। अब उसको वो डेट्स याद करना, इवेंट्स याद करना, हिस्ट्री इट्स नॉट दैट ईजी। तो चलो उसको मूवी दिखाते हैं। मैं उसको नेपोलियन मूवी दिखाई तो उसको सारे इवेंट्स ऐसे याद हुए कि वो अच्छा लर्निंग idea अच्छा है। उसकी लर्निंग होगी। तो उसके और क्योंकि मैं IB ट्रेन टीचर हूँ तो हम बुक से नहीं पढ़ाते थे। हम ज़्यादातर जो है डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज़ और वीडियोस वगैरह दिखाते थे, तो उससे बच्चों की लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती थी। जो देख के, जो विजन से जो बच्चे सीखते हैं ना, तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत मेरा कामयाब हुआ। और उसके बाद 1-2 ऐसी भी कुछ जो है मैंने फ्रेंच मूवीज़, थोड़ी हिस्टोरिकल मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, वो कोई टॉपिक ऐसा होता था। इस्लामियात की भी हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री, वो भी ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाती है बच्चों के लिए। तो वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखा दी बच्चों को, तो वो बहुत फट करके जो है ना वो उनको याद हो जाता था कि वो ये फैक्ट है। वैसे मॉन्टेसरी में भी हमें सिखाया जाता था कि बच्चों को फोटो मेमोरी सबसे पहले, Visual memory से कैसे दिखाते थे। अच्छा, पता है मैं रिसर्च करी थी तो मुझे पता चला था हर किसी की अलग अलग मेमोरीज होती हैं। कुछ लोग सुन के याद रखते हैं, कुछ लोग विजुअल मेमोरी होती है, किसी की कभी किनेटिक। भी जो है पढ़ के नहीं करती, हमेशा सुन के याद हाँ, कोई देख कर करता है। जैसे शबीर जान है, उनके बारे में कहते थे वो स्क्रिप्ट देखते हैं यूँ और उनको याद हो जाता है, उनकी कितनी अच्छी विजुअल मेमोरी। सो जैसे लाइक मुझे कोई, अब मेरी ये डेवलप हो गई, कोई मुझे सुना रहा होता है पढ़कर तो मुझे भी सुनने, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा, वो भी सही होता पहले मुझे देख के याद होता था। पहले मेरी विजुअल मेमोरी स्ट्रॉन्ग थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा मेकअप हो रहा होता है, कोई पढ़ रहा होता है, ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। अच्छा, ये मैंने भी स्टार्ट किया, ये मैंने भी स्टार्ट किया। पहले मैं नहीं करती थी कि अब मैं तैयार हो रही होती हूँ तो मैं एडी को कहती हूँ प्लीज मुझे सुनाओ, स्क्रीन प्ले सुनाओ, मुझे डायलॉग सुनाओ, कौन क्या कह रहा है। तो ना एक दफा आप सुन लेते तो थोड़ा क्लियर हो जाता है। अच्छा, मेरे यहाँ अलग चीज़ है, ड्रामे के लिए मुझे विजुअल मेमोरी चाहिए, मैंने खुद देखना है। और शो के लिए कोई पॉइंटर्स या कुछ चाहिए तो वो मुझे सुनने में, हम खुद ही बना लेंगे। हाँ, तो वो मुझे सुनने में थोड़ा वो आदत हो गई है। सो सबकी अलग अलग जो पहचान लेना, ये कुछ लोग लिख के याद करते हैं। बिल्कुल, मैं उनको लिख के याद होता है। मैं करती थी लिख के याद। मुझे आज तक याद है कि मैं पॉइंटर्स बनाती थी और वो हेडिंग, सब हेडिंग्स बनाती पढ़ाई थी। में हम लोग ये थे, ये करते थे हम लोग। मैं तो रट्टू तोता। मैं तो रट ही नहीं सकती। और वो हमेशा से मैंने अपने जो scripts हैं, हाँ, मतलब कॉन्टेक्स्ट में समझ किए हैं। समझ लेना भी उर्दू पढ़ पढ़ने लेना। में थोड़ी सी मुझे ज़रा दिक्कत होती थी उर्दू का। हिज्जे पढ़ के जितनी देर में मैं पढ़ूंगी ना, तो उतनी जल्दी मैं सुन के याद कर लूंगी। तो मेरे वो बड़े बड़े वो जितने भी हमारे कितने बड़े बड़े सीन्स होते हैं, कभी कोई ये, कभी कोई इमोशनल सीन्स हो गया, कोई ये हो गया, वो हो गया, मैं भी वो रटता सुन हूँ। के याद बस वो डायरेक्टर ने पढ़ पढ़ के उसमें और भी कुछ पढ़ पढ़ के प्रूव दिया है। सुनाते सुनाते तुम मेरी हो। कर दिया। पहला जो प्ले था वो मैंने मोहसिन के साथ ही कर लिया था। वो करते तो कर दिया, वो आ गया मेरे अंदर। वहीं से शुरू जादू। सर्जरी का क्या है भाई रिस्क? ओह, सर्जरी का risk ये था 2 साल पहले। मैं आई यूज्ड टू ईट अ लॉट, तो मेरा पता है मैं कितनी फूडी थी, सब कुछ था। और टेंडेंसी उससे डबल थी कि हवा भी लग जाए, पानी भी लग जाए, हो जाए। अब वो शादी से पहले वाला जो आपका बॉडी टाइप एक औरत का होता है ना, वो बिल्कुल एक अलग होता है। और बच्चों के बाद टोटल आपका एक सिस्टम चेंज हो जाता है, इंटरनली भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल, हार्मोन्स बिल्कुल। चेंज हो जाते हैं, 10 तरह की चीज़ें होती हैं जो आप में चेंजेस आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि मैं जब पहले जैसे क्रैश डाइट करती थी, वो मेरी बड़ी
बेहतरीन होती थी और वो उससे मैं बड़ा कम कर लेती थी, हो जाता था। लेकिन जब से दोनों बच्चों के बाद से ना मुझे लगा कि टेंडेंसी मेरी बढ़ गई है। तो मतलब मुझे ज़्यादा भूख लगती है, मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाए मैं डबल खा लूँ, मुझे ज़रा सा कोई स्ट्रेस हो जाए मैं डबल खा लूँ, नींद भी बहुत आ रही है, खाना भी खा रही हूँ। और हाँ, जिम जाने की बहुत लेज़ी कि बस टाइम पास करने के लिए ना, कि बस थोड़ा सा टाइम पास हो जाए तो मैं जिम चली जाती हूँ। मैंने कभी भी उसको सीरियसली नहीं लिया, मैं हमेशा टाइम पास करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जिम गई हूँ कि बस गाने सुन के वापस आ गई। कभी वो वाला सीन नहीं हुआ, चढ़ करके मैं आ गई। लेकिन मुझे लगा कि खाना मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसका क्या तरीका है। तो एक एक्सपेरिमेंट बहुत पहले किया था, वो भी मैं बताऊँगी, लेकिन पहले मैं ये बता देती हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया, मैंने गूगल पे पहले 1.5 साल तो सर्च किया। तो हमें एक सर्जरी होती है, गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी, जो मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे। उसको मैदे का मैं बता भी दूं जरा, ट्रांसलेट करके आप बताएं बल्कि। तो जो मैदा होता है उसको काट के छोटा कर देते हैं, तो उसको स्लीक कहते हैं। यही है ना, सही है? तो मैं इसलिए आम जबान में बता रही हूँ। हाँ, तो मुझे लगा कि मैंने पहले 1.5 साल तक तो मैंने इस पर रिसर्च किया। मैंने 2-3 लोगों से पूछा जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए, तो उनसे पूछा, उनके किसी के अच्छा हुआ, किसी का बुरा हुआ। मैंने कहा जब तक इंसान अपने पे ना करे तब तक ये चीज़ होती नहीं। फिर डॉक्टर से 2-3 लोगों से पूछा, फिर मैंने मेरे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर तनवीर राजी, अच्छा, तो वो जो है साउथ सिटी में होते थे, अब अच्छा, वो पाशा हॉस्पिटल में होते हैं। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा, मतलब पाशा का तो वैसे ही बड़ा अच्छा नाम भी है। हाँ। और जो है मैंने फिर वहाँ से अपनी सर्जरी कराई और वो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अब माशाल्लाह कि मैंने इतना कुछ भी वॉमिट, नोजिया नहीं, मुझे कुछ, मेरा एक्सपेरिमेंट ही बहुत अच्छा हो गया। मुझे जितना लोगों ने डराया हुआ था ना कि आपका मैदा कटने के बाद आपको इतना सा खाएंगे, उसके बाद आपको थप 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 मारना है। क्योंकि एक हमारी जानने वाली है सेलिब्रिटी, उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि उन्होंने खुद ही नहीं बताया, तो उन्होंने जब ये कराया तो उनको क्या होता था, वॉमिट्स आती थी, वॉमिट्स आती थी, उनको लूज मोशन हो जाते थे, उनको सूट नहीं किया और बहुत वो तकलीफ से गुजरी। वो जो है उनको क्रेविंग होती थी कि आगे पेस्ट्री पड़ी हुई है, और वो अगर पेस्ट्री खाती थी तो वो बस पागल हो जाती थी। अच्छा, उसका तरीका ये होता है जो मैंने महसूस किया कि मुझे डॉक्टर से मैंने बड़े अच्छे पूछा अपने कि इसका तरीका क्या है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए चलना, अब ये लाइफ टाइम वाला सीन हो गया, क्योंकि मैदा वापस तो नहीं आ सकता और ये ग्रो होने में भी आपका सालों साल लेता है, क्योंकि मेरा 75% मैदा है ही नहीं। तो ये 25% मैदा है। तरीकेकार क्या होता है कि आप क्या, आपका वेट डॉक्टर बताता है, आप बताती हैं उसको जाके कि मुझे इतना वेट चाहिए, तो वो उस हिसाब से आपका स्लीक करता है। एग्जैक्टली, आप अगर उससे कह रहे हैं कि जी मुझे 50% करना है तो आपका 50% करेगा, आपका 25% करना है तो आपको 25%, कि आपने इतनी सी भूख मारनी है खाली। लेकिन मुझे लगता था कि मुझे ज़्यादा भूख मारनी है क्योंकि मैं ज़्यादा खाना शुरू हो गई थी। और वो मैदे का मुंह जब स्लीव जो काट के दिखाया था, मैंने कहा मुझे दिखाइएगा ज़रूर कि क्या है, तो वो इतना बड़ा साइज था, वो बनाना। और क्या होता है, कितने दिन का डाउन टाइम है? वो था कि 3 दिन का वो आपका रेस्ट होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी विल पावर पे ये है कि मैं नेक्स्ट, जैसे आज मेरा 9 बजे मेरा ये प्रोसेस हुआ है, नेक्स्ट डे मैं अपने घर पे थी, मैं 3 दिन रुकी नहीं। माशाल्लाह देखो कितनी एक्टिव है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझती और हर कोई शेयर भी नहीं करता, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल और गुर्दा है कि तुम शेयर कर रही हो और ये बता रही हो कि माशाल्लाह हंसती बसती। अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम है कि जब आप बड़ी उम्र में ज्यादा आए, शुगर पेशेंट, बहुत सारे मोटापा एक खुद की बीमारी, शुगर भी मेरी बॉर्डर लाइन पर आ गई थी। इसके बाद जो है वो मेरी शुगर बिल्कुल खत्म हो गई, नॉर्मल हो गई। अब इससे बहुत सारा आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है। इस सर्जरी के बाद आपका जो है वो क्या शुगर आपकी ख़त्म हो जाती है बॉर्डर लाइन पर, या जो शुगर पेशेंट होता है उनकी भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि आप लिमिटेड खाना शुरू हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली अब 10 बीमारियों से वैसे ही हो जाते हैं। जिन खवातीन का जो है वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है या जिनका जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही बेबी, सो इसके बाद सर्जरी के बाद आपकी कंसीव होना भी आपका बेहतर हो जाता है। PCOS और वो वाली सारी तुम वैसे दबंग हो, तुम्हें डर नहीं लगा? हाँ, मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन है ये। मैंने बस रिस्क ले लिया, मैंने अल्लाह के नाम पे, मैंने और कहा भाई स्टिचेस काम तो ज्यादा आते हैं या क्या? नहीं, वो आपका जो है बिल्कुल इतने से माइनर से कट लगता है, टक्स होते हैं, पर एक थोड़ा सा बड़ा होता है जो इतना होता है। हाँ। ये बड़ा है, तो उसमें से जिसमें से आपका वो स्लीव निकाल के उसका कट, वो एक बड़ा होता है। बाकी क्योंकि आजकल तो कैमरास वगैरह सब आ गए हैं जो अंदर जाते हैं। अब वो पुराना जमाना आ गया कि पूरा पेट काट के खोल के सारी चीजें निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सी सेक्शन अब से इसके पीछे ज्यादा सब पढ़ेंगे, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा हॉस्पिटल है, तो बेटा तुम्हारी खैर नहीं मुझे है, लगता है तुम्हारा कि- इंस्टा पड़ा हुआ होगा। सी सेक्शन से ज्यादा तकलीफ देना औरत के लिए कुछ नहीं होता। ये मुझे लगता है ये माइनर सी तकलीफ है। तो मैंने अपना यानी एक्सपीरियंस तुम कह रही हो सी सेक्शन से
छोटी चीज है, छोटी चीज़ है। ओह माय गॉड। माँ बनना सबसे एक अहम और एक बड़ी चीज़ है औरत के लिए, और सी सेक्शन क्योंकि आपकी 6 लेयर्स ऑफ स्किन, 7 लेयर्स ऑफ स्किन आपकी कटती है, तो बहुत तो एक इतना सा एक माइनर सा जब हम वो बर्दाश्त कर लेते हैं, तो ये मैं अपने फॉलोअर्स को या अपने फैंस को ये चीज़ कर रही हूँ कि जो चीज़ करना चाहते हैं शादी से पहले, जो खवातीन प्रॉब्लम्स में अब है तो तुम ये वो क्या करें। खाती हो? मेरा इतना सा खाना, मेरे जो टोटल जो मेरा मील है ना, वो 3 to 4 टेबल स्पून, इसमें ये मेरा कंप्लीट मील है। इसमें लेथार्जी नहीं होती, वीकनेस। आपको हर 2 घंटे बाद खाना है ना, आपको विटामिन्स, अपने मल्टीविटामिन्स पूरा लाइफ टाइम रखना है। अब जो आपको सप्लीमेंट्स लेते हैं या सप्लीमेंट्स क्योंकि देखो अगर आप देखो तो इसकी स्किन ग्लो करती है, ग्लो कर रहा है। सप्लीमेंट्स लेने बहुत जरूरी है, मैं बता दूं। क्योंकि आप अगर इसकी स्किन को देखो ना, बिल्कुल कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगता, शक्ल वाली। नहीं, मैंने शुरू में ये बेवकूफ़ी कर दी थी क्योंकि मैंने सर्जरी करवा रही और वो मेंटली फिट थी मैं, तो मैं भूल गई कि मैंने एक बड़ी सर्जरी कराई है। मैं वो नॉर्मल रूटीन पे ही चल रही थी, मैंने सप्लीमेंट्स नहीं लिए 9 मंथ्स तक, तो वो मेरे बाल गिरे। ये भी एक्सपेरिमेंट बता दूं, मेरे बाल गिर गए उससे। ओके, स्किन इतनी गंदी नहीं हुई और कुछ नहीं हुआ, पतली होती रही, बाल लेकिन तुम्हारे मेरे बहुत वो जो ज़्यादा मेरे थे। बाल थे वो इस वजह से वो कम हो गए क्योंकि मैंने सप्लीमेंट्स, अगर मैं वो लेती रहती तो मेरे बालों पे इफेक्ट ना होता। तो ये एक एक्सपेरिमेंट मेरा शुरू में थोड़ा सा वो हो गया, तब लेकिन तुम ये क्या खाती मेरा क्या हो? दोबारा खाती मैं सब हूँ क्योंकि मैं बहुत फूडी थी ना। मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मैंने मुझसे डाइट नहीं हो पा रही थी। मुझे खाना भी है, मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, मैं बहुत स्वीट लवर हूँ। तो मौसम के साथ रह रहे कि मैं ज़्यादा ही स्वीटनेस ना मेरे अंदर सवार हो गई। हमारा सारा शो एक तरफ, हम सब इसके पीछे पड़ गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जैसे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये ऑपरेट करवाया, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। मैं कहूँगी मैं अपनी विल पावर से ही स्ट्रॉन्ग करती देखो और कंट्रोल मैं तुम्हें मैं डरूंगी कुछ नहीं, तुम इसलिए करोगी क्योंकि तुम्हारे अंदर वो टेंडेंसी नहीं है जो इसकी देखो आपकी एक ब्लेसिंग होती है। तो मेरी भी फैमिली में मेरी बहन चली गई है अब्बा के खानदान पे, मैं चली गई हूँ अम्मी के ऊपर, तो मैं जरा सी मोटी होती हूँ मैं कंट्रोल कर मेरे लेती मेरे अब्बा में टेंडेंसी नहीं, वो कुछ भी खा ले, नहीं लगता। वो नहीं लगता। लेकिन मैं पानी भी, और मुझे लगता है मैं खाना का सूंघ भी लेती थी ना, वो सूंघ के लग जाता था कि भाई लग गया, मैं इसने ना बिरयानी आज सूंघ ली है, तो पाए इसलिए सूंघ ये लिए तो उसको चक्कर लग होता गया। है। मतलब ये हो अच्छा, तो तुम जो हो वो कोई हेल्दी डाइट लेती हो, मैं सलाद खा रही हो? बॉस मैं सैलेड्स खाती हूँ, मैं जो हूँ वो प्रोटीन का खाना भी खाती सारा खाना खाती हूँ। दाल आप पीते हैं, आप इसके ऊपर एक शो करना पड़ेगा, एक शो बनता है, मुझे अपना डॉक्टर भी लाना पड़ेगा जो पूरा एक वो होगा। बस प्लान करो टीम। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने मल्टीविटामिन जब से शुरू किया तो मेरे बालों की ग्रोथ दोबारा रीग्रोथ हुई है। आई नो इट टेक्स टाइम क्योंकि बाल एकदम से नहीं क्योंकि बढ़ते। देखो जो एक और सेलिब्रिटी थी जिन्होंने अपना सारा चीज़ मुझसे शेयर की थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मगर वो कहती थी कि अगर मुझे ठोकर भी लगती थी ना किसी से चीज़ से, तो मैं यूँ पकड़ के बैठ जाती थी अपना घुटना या वो, डेफिशिएंसीज हो गई होंगी ना। इतनी ज़्यादा हो गई हूँ। लेकिन उन्होंने शायद बड़ी उम्र में कराया था। तुम्हारी एक ठीक है, यंग किस एज condition में में किया करवा है तो तुम हील हो जाओगी, हो गई हो। और मैंने कितना अर्सा हो गया तुम्हें? 2 साल। 2 साल। मैंने 2 साल पहले 15 जून को करवाया था, मुझे डेट भी याद है। 15 जून को करवाया था। तो अब आप और ये जो मेरी तस्वीर अभी ये जो आ रही है ना, इस पे बनी हुई है। दिखाओ तस्वीर, दिखाओ ग्रीन कपड़ों में तस्वीर कौन सी तस्वीर ये है भाई? ऑपरेशन से एक दिन पहले की, और मैं शो में बैठी थी समा के। अच्छा, नहीं तो मेरी बात जो से green दिखाओ ना दिखा तस्वीर। रहे हैं, ये वाली आप देखो अब उसमें। कैसे पता चलेगा भाई? इससे खाली कंधे आ रहे तुम्हारे। ये अब आप देखें ना तो ये कोई पूरी अगले ब्रेक में ना कोई पूरी तस्वीर शेयर करना बिफोर की। बिल्कुल बिल्कुल मैं दिखा अच्छा, तुम पहले इसलिए भी नहीं आ रही थी कि तुम्हारा वेट ज्यादा बहुत था? ज़्यादा हो गया था। और ये मैं 8 साल के बाद जो है ना इस शो में बैठी थी, जो बच्चों के बाद उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें रिवील भी हुई थी 8 साल के बाद, क्योंकि 8 साल का एक गैप आ गया था, शो में ही नहीं, लाइव ही नहीं बैठी थी, तो वेट भी इतना पुट ऑन हो गया था। शक्ल तो क्यूट लगती थी, प्यारी लगती थी, लोग मुझे पठान कहते थे, सब कुछ था, किसी को लेकिन डाइट माशाल्लाह पंजाबियों वाली थी। लगता भी वैसे था कि लस्सी भी आप 2 ग्लास पी ले ना मटके भर के यार, मतलब, और अब इतना सा पी के ऐसा लगता है पेट भर गया, लेकिन वो जो नियत होती ना वो पूरी हो जाती है। वो जो नियत ना भरना होता था ना, तो मुझे लगता था बड़ी ग्रीडी सी हो गई हूँ मैं, तो मुझे बस खाना चाहिए होता था। अब जैसे हमें चॉकलेट्स भी भर के खाऊं तो अभी ब्रेक के बाद मैंने और भी सवाल करने हैं तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में। एक ब्रेक के बाद शो का टॉपिक चेंज हो गया। Good morning. वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। टॉपिक चेंज कर ले बच्चों का। आप कहते हैं तो मुझे बता दें, क्योंकि अभी हमारी ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी
एक ज़िंदगी में ऐसा रिस्क जो आप कभी अपनी बॉडी को लेकर बहुत कम लोग ले पाते हैं, जो कि सारा ने लिया एक रिस्क कि मैं गैस्ट्रिक स्लीव, यही कहते हैं ना इसको, गैस्ट्रिक लीव, जिसमें आप अपना मैदा जो है उसको कटवा के साइज उसका छोटा करा देते हैं। अच्छा, सारा ने तो किया क्योंकि ये उसकी ज़रूरत बन गई थी, क्योंकि उसका वेट एक छोटी उम्र में इतना ज़्यादा हो गया था। मगर लाहौर में मुझे किसी ने फ़ोन किया था, लाहौर में ख़वातीन ये फैशन के तौर पे करा रही हैं, डॉक्टर को जाके कहती हैं कि हमें जो है ना इतना वज़न, हमारा 80 kg है, हमें वज़न इतना चाहिए। तो डॉक्टर उस परसेंटेज के हिसाब से मैदे के साइज़ को छोटा करते हैं, उनकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें 45 kg वाला की फिगर चाहिए। तो वो उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से स्लीक करते हैं। ये एक फैशन चल गया पंजाब में, कुछ ज़्यादा है क्योंकि वहाँ खाने वाले शौकीन ज़्यादा होते हैं लोग, और बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने वाले होते हैं। तो मुझे फ़ोन आया किसी बंदी का मशवरा लेने, मैंने कहा भाई मुझे क्या पता, क्योंकि मेरा वज़न होता है ना कम होता रहता है, थोड़ा बढ़ता है, मैं कम कर लेती हूँ, तो सबको लगता है कि पता नहीं कितना कटाया पटाया हुआ है। मेरा हिटलर है मेरा मियाँ। वो इतना फैशन में आ गया है ना, हर चीज, ये सर्जरी वो सर्जरी, तो जो नहीं भी कर रहा वो भी बेचारा वो बद से बदनाम बुरा भाई मैं वाला इतनी scene हो रहा है। सुखड़ी थी, हर वक्त इतनी सुखड़ी रही हूँ, टीवी पे मोटी आती हूँ। तो जो कोई मिलता था कहता था आपने सर्जरी कराई है, मैंने कहा वो भाई इतनी तो मैं मोटी कभी थी भी नहीं। तो इसीलिए मुझे तो ये फैशन के तौर पे भी हो रही है चीज़। मगर खैर अगर आपको बीमारियों से बचाना है अपने आप को, तो टेक्नोलॉजी है और वो हमारे सामने बैठी हुई है। अगर आपको पता है कि आपकी विल पावर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो फिर चलो करवा लें, सही बात है। हाँ, फिर क्या तो वो बैठी है, उसको 2 साल हो गए हैं, तो उसने मतलब उसने अपनी सर्जरी का खुद दराज अफशा किया है और उसने रिस्क लिया जिंदगी में, वो काम आया माशाल्लाह। बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए मैंने। ये तो कोई अगर आप लकी किताब है कोई इस पे आप लिख लें, रिस्क की बड़ी किताब। किताब है। ब्रेक पे तो हमने इतनी सारी कहानियां सुन ली, हाँ बहुत सारी, हम तो इसके पीछे ही पड़ गए, बातें ही भूल गए। तस्वीर भी दिखा रहे हैं इनकी, वो तस्वीर वो अभी लोड हो रही है, वो तस्वीर हम बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर आपको दिखा के और चौंका देंगे कि ये रिस्क अच्छा रहा जिंदगी के लिए। ये एक्सपेरिमेंट बहुत एक तो बड़ा और बहुत अच्छा रहा। अच्छा तुम एक्टिव हुई ज़्यादा उसके हिसाब से, या उस वक्त भी तुम एक्टिव थी, अभी भी हो? मैं मोटापे में भी एक्टिव थी, वो मैंने कहा ना मैं बचपन से बड़ी मैं हाइपर एक्टिव टाइप की है, तो वो मेरे औलादों में भी वही चीज़, जब वो कोई ऐसी हरकत करते मैं ये क्यों ऐसे कर रहा, तो मेरी माँ कहती बेटा तूने मुझे ऐसे ही सताया है, तू अपने टाइम पे एक्टिव थे, हाइपर एक्टिव थी, आगे तेरी औलाद है, तेरे से 4 हाथ आगे, तो वो वही है। तो मैं उस वक्त भी एक्टिव थी और अब मेरा स्टेमिना और भी माशाल्लाह पहले से बेहतर हो गया, कि जैसे मुझे लग रहा था कि मोटापे की वजह से, जैसे अब ये लेस बांधने हैं, ऑब्वियसली आप थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो जाता है, तो आप नहीं झुक पाते उस तरह से। अब ये कि आप यूं करके, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी पहले भी थी और अब जरा और ज़्यादा हो गई है कि मैं यूं भी लेस बांध लूँ तो मैं यूं भी लेस बांध लूँ, तो मैं बहुत देर तक पहले यूं नहीं बैठ पाती थी, बीच में मेरा कम हो गया था ऐसे बैठना, क्योंकि मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया था, वजन वेट की वजह पड़ता है ना घुटनों होना पे। शुरू हो गया था। फिर उसी बात से मुझे अंदाजा हो कि भाई एज इतनी नहीं है, घुटनों के दर्द क्यों हो रहे हैं, क्या है। अच्छा, तो क्योंकि वो तुमने फिर- डॉक्टर से सारी बातें पूछी होगी, सब अगर किया। औरत ये करवाए और फिर उसके बाद वो कंसीव करना चाहे, प्रेग्नेंट होना चाहे, उसके तो बाद उसको और कोई आसानियां प्रॉब्लम? पैदा हो जाती हैं कंसीव करने में। तो ये भी मुझे बताया, तो बहुत डिटेल बताया था, ऑब्वियसली मैं इतनी डिटेल तो यहाँ पे क्योंकि नहीं बहुत सारी खवातीन का बच्चा नहीं मसला होता मोटापे की वजह से, नहीं हो रहा होता, फिर वो बेचारी क्या क्या डाइटिंग कर रही होती हैं, वीक हो रही होती हैं कि औलाद हो जाए किसी तरह, एग्जैक्टली है ना? बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो तुम कहती हो सी सेक्शन से छोटा ऑपरेशन है ये? सी सेक्शन के आगे हर ऑपरेशन छोटा है। सी सेक्शन ऐसे ही नहीं, माँ के कदमों तले जन्नत है, नॉर्मल डिलीवरी में उससे ज़्यादा जन्नत है, लेकिन सी सेक्शन आफ्टर जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके, वो सारे लाइफ टाइम आपके रहते हैं। कभी किसी को वो एपिड्यूरल लग के जो है वो कमर का दर्द बैठ जाता है, वो लाइफ टाइम का, औरत हील पहनना छोड़ देती है, जिसको शौक होता है उसकी हीलें छुड़ जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो यूं पैर नहीं रख सकती। मैं शुक्र गुजार हूँ अल्लाह की का भी है। कि मैंने तीनों डिलीवरीज मेरे एपिड्यूरल नहीं हुआ। आखिरी में जो है मलाज की दफ़ा मैंने कहा अच्छा कर लेती हूँ, तो डॉक्टर ने कहा अब टाइम नहीं रहा, अच्छा अब टाइम नहीं है, बच गई। क्योंकि जब होता है ना एंड में आपको होता है कि बस अब बर्दाश्त नहीं आप कर सकते, डॉक्टर प्लीज़, तो वो
मैं बचत हो गई और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि मैंने एपिड्यूरल वाली माओं को तकलीफ में कमर की तकलीफ में तड़पते हुए देखा। इतना डराया था कि ये माइग्रेन किसी वेन पे लग जाए तो वो लाइफ टाइम आपके सर में हथौड़े पड़ते हैं, ये होता है वो। मैं इतना डरी हुई थी कि मेरी माशाल्लाह 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 वो ये बात हाथ की बात है, चाहे वो ये डॉक्टर तनवीर राजी हों या मेरी गायनाकोलॉजिस्ट हों, वो हमारी फैमिली डॉक्टर हैं, तो वो उनकी उन्हीं से ही मैंने दोनों बच्चे मेरे ये भी एक रिस्क होता है जो औरत वही बच्चा पैदा वही करती मैं शेयर है, कर रही हूँ। डॉक्टर्स को ये भी हाँ, एक रिस्क बिल्कुल, है। ये बहुत बड़ा अभी रिस्क में शेयर कर रही हूँ कि वो था कि नॉर्मल पे जाना है या उस पे जाना है या क्या है क्या नहीं है, एपिड्यूरल पे जाना एपिड्यूरल पे है अगर या- हमें जरूरत पड़ जाए तो हमें एपिड्यूरल लगाना पड़ेगा, फिर हमारे पास वो कोई उस पे हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं हो रहा तो डेफिनेटली हमें ऑपरेट की तरफ जाना होगा, ऑपरेशन पे करना होगा। तो वो मैं मेंटली प्रिपेयर हर चीज़ के लिए किया हुआ था, ये था वो था। तो मैंने जब मेरा एक्सपेरिमेंट हुआ ये वाला एपिड्यूरल वाला, अच्छा जो मेरी गायनाकोलॉजिस्ट है उन्हीं के हस्बैंड जो है एनेस्थीसिस्ट भी हैं, ले। तो दोनों मियाँ बीवी जो है साथ ही काम करते हैं। तो जब उन्होंने लगाया, पहला एक्सपीरियंस जो था मेरा, तो मैं इतना डर रही थी, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे, मेरे पैरों ने काम करना छोड़ दिया था। एक तो इतना बड़ा पेट, ऊपर से ये बैठाओ इंजेक्शन के लिए थोड़ा आप करें, इतने बड़े पेट के साथ आगे कैसे हो क्या हो। 4 लोग तो आपको आगे की तरफ धकेलते हैं कि आपको इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में लगना है, ये या अल्लाह, सुन हुए हैं। आज सुबह आपको हम डरा रहे अब ये जो मेरे पैर सुनो, मुझे लगा मेरे पैरों से जान निकल गई है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पैरों से ना जान निकल रही है, मुझे वैसा लग रहा है कि मुझे एंजाइटी हो रही है। कह रहे लेट जाओ। मैंने कहा क्या मतलब लेट जाओ? कह रहे लग गया इंजेक्शन। उनका हाथ पता भी नहीं चला। ये एक्सपेरिमेंट मेरा इतना अच्छा रहा कि वो सुन हो रहा था। तो वो तुमने दोनों एक्सपेरिमेंट्स तुमने दोनों डिलीवरीज एपिड्यूरल के साथ यस, ओए मेरे दोनों सी सेक्शन ओए और वो दोनों ही C-section माशाल्लाह है? 2 सी सेक्शन। तो फिर ये तो इतना बड़ा रिस्क ले चुकी थी तो थी ना, तो इसको तो नॉर्मल लग रहा था, तभी तो अपना एक्सपेरिमेंट बता रही है। कर लिया। इसीलिए कर लिया। ये देखिए भाई तस्वीरें दिखाए हैं आप बिफोर एंड आफ्टर, मेरे खुदा वो दूसरी वाली भी दिखाओ। ओह माय गॉड, कितने केजीज हो? आप तो मैं 90 की। सारा उमर आप वायरल हैं। थैंक यू। हाँ हाँ माय गॉड, टोटली अ डिफरेंट पर्सन। वाओ, बिल्कुल। देखो ना, सारे पर्सनालिटी बदल जाती है। आपका कॉन्फिडेंस हर लेवल, चीज ये तो कॉन्फिडेंट उस वक्त भी होगी, मुझे कंफर्म है। हाँ, उस वक्त भी होगी। उस वक्त भी होगी, मुझे पता है इसकी उस वक्त भी पर्सनालिटी। मैं हंसते हंसते गई थी क्योंकि मैं एक अच्छे काम के लिए जा रही थी। और जब मैं डिलीवरी के लिए जा रही थी तो मेरी डॉक्टर, वही गायनेकोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर हलीमा, उन्होंने कहा पूरे करियर की ये वाहिद मेरी पेशेंट है जो इतना तैयार होके जा रही। मैंने कहा एक अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, तैयार होके जाऊँ। बच्चा जब हो तो देखे माँ ने लिपस्टिक लगाई हुई थी। सबसे पहले आपकी शक्ल देखा। तो मैं वो जो औरतें अपने आप को छोड़ देती हैं, हाय हाय कर रही होती हैं, वो कर नहीं रही मैं होती हैं। बताऊँ नहीं, सी सेक्शन वाली खवातीन ज्यादातर तैयार होके तैयार जाती होके हैं। भी जाती क्योंकि टस से मस नहीं होता उनका कुछ भी। अच्छा मेरे तीन हुए सी सेक्शन, लेकिन तैयार नहीं हुए। अच्छा मेरे सी सेक्शन के टाइम पे, एंड टाइम पे मुझे नॉर्मल लेबर पेन्स आना शुरू हो गए थे। अच्छा आप बहुत डेप्थ में नहीं बहुत जाओ सारी चीजें हाँ, exactly। क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। आगे का एक्सपेरिमेंट। इतना वायरल नहीं होना मुझे, इतना भी शौक नहीं है। ये 2 अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग शोज होंगे। ये बाकी में पूरा एक शो आप रख सकते हाँ बिल्कुल, और हम रखेंगे भी क्योंकि बहुत Body सारी experiments। खवातीन जो परेशान है, हमारा काम होता है उनको किसी तरह हेल्प करना। और सारा का बड़ापन है कि उसने दूसरों की हेल्प के लिए उसने अपना ये चीज सीक्रेट शेयर किया, वरना हर किसी की हिम्मत नहीं होती। positively और आज तक share किसी किया। ने नहीं किया मेरे शो पे आके। बिना डराए। यू आर द फर्स्ट वन, सीरियसली, हैट्स ऑफ। थैंक यू। हाँ हाँ मैं करूंगी एक शो, नो डाउट मैं करूंगी डिटेल में तुम्हारी डॉक्टर के साथ कि हम, ताकि हम और लोगों की मदद कर सकें जो इस तकलीफ से गुजरे। मोटापा एक तकलीफ है। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस हो, स्पेशली अच्छा, तो वो आपको अपने चाहने वालों से शेयर वो एक करना सदका चाहिए। जारी है, वो सीरियसली। इसलिए क्योंकि आपको देख के वो आगे एक्टर्स की ज़िंदगी जो है वो फॉलोअर्स पे ही अटकी हुई है, क्योंकि वो उनको देख के जो एडमायर कर रहे हैं तो उनको अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है तो तुमके भी ये करना चाहिए, ये बुरा हुआ तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वो पता है क्यों लोग छुपाते हैं, मोटापे की वजह से बहुत सारी बच्चियों की शादियां भी नहीं होती। नहीं होती। इतनी प्यारी, पढ़ी लिखी, इतनी सुगढ़, हर तरह से अच्छी होती और है। जब हमने ये बात, बहुत सारी और क्लियर करेंगे बात, एक पूरा हम शो डेडिकेट करेंगे इस चीज को, ठीक है? इंशाल्लाह। तो जी नेक्स्ट रिस्क। अब तो बाकी सारे रिस्क मुझे इतने छोटे छोटे लगते हैं। बहुत छोटे छोटे अभी सोच रहे हैं क्या बताएं। अभी खीर का रिस्क आया है। क्या बताऊं मैं, ये तो बड़ा छोटा सा मैदा खीर का क्या आप रिस्क? लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कोई कंपैरिजन।
नहीं, ये तो वो बता रहे हो, अब मैं क्या बताऊं, रहने दो। नहीं, मेरी भी आपको ये जो मेरा भी वो था ना एक्सपेरिमेंट अपना, वो आपको काम आ जाएगा। अच्छा, मैंने ना पीच कलर के ड्रेस पहना था, और पीच कलर की ड्रेस में बहुत कम पहनती हूँ, और मैंने एक ही सैंडल बड़ी अच्छी सी मैंने तुम ली बता हुई क्या रहे हो, खीर से कोई काम? थी। खीर का बता रही है? अच्छा, मैं समझी आपको हील्स का पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, खीर से ताल्लुक एक और भी था, खीर का था। ओके, मैं हील समझी थी। ना एक्चुअली अभी तक मेरे उससे वायरस से हमारा बाहर दिमाग नहीं लेकिन मैंने हील नहीं बोला, खीर ही बोला। खीर ही बोला था। उसके कानों के आगे सिर्फ मैदा वही मैदा था। मैदा। मैं सोच रही मैं इतनी डाइट करती हूँ तो यही करवा लूँ, मेरा दिमाग वही जा रहा है। जी अच्छा, मैं खीर का ये था कि हमारे घर में तो नहीं, मैं गई हुई थी अपनी फ्रेंड के घर पे। हाँ। तो दावत थी उसके घर पे, तो बड़ी दावत थी, एंगेजमेंट की, जो ससुराल वालों को बुलाते हैं, तो उनकी यहाँ दावत थी। उसने मुझे कहा कि भाई खीर जो है ना वो मुझे बनानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों बनाते करें। नहीं, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ खीर, तो मुझे रेसिपी बता दो। तो मैंने रेसिपी बता दी उसको। फिर मुझे तो उसने हाथ नहीं डालने दिया, उसने कहा कि नहीं मैं बना लेती हूँ खीर, मैं बड़ी अच्छी बनाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, सारी बना ली, सब कुछ कर लिया, हर चीज़ उसने गार्निश कर लिया, चांदी का वर्क लगा के उसने रख दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं कहीं चली गई भी दोबारा ही तैयार होके, तो मैंने कहा कि सारी चीज़ तैयार? हाँ, सारी चीज़ें डालें। खीर कैसी बनी? ज़बरदस्त, तुमसे भी अच्छी बनी है। मैंने कहा अच्छा, तुमने जो बताया था ना अपनी तरफ से भी किया है, बड़ा अच्छा बना है। मैंने कहा ओके। अच्छा, अब गेस्ट सारे आ चुके हैं, अब खाना सर्व उन्होंने किया। उन्होंने कहा अब खीर को थोड़ी देर के बाद हम रखेंगे। अच्छा, जो स्पून डाला ना निदा, वो पानी था, वो दूध था, वो बिल्कुल भी वो जो गाढ़ी होती है ना थिक सी, वो खीर नहीं थी। एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने जो किया था ये नहीं कामयाब हुआ था, मैं करूँगी ना इसको कामयाब। उसको ठीक करेंगी। वो मेरी फ्रेंड ने जो बनाया था, वो नहीं होता कोई होशियार ज़्यादा बनते कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बना लूँगी, पानी वाली 1.5 होशियार, मैं ये बोलना चाह रही थी, मैंने बोला नहीं। ये क्या किया तुमने? अच्छा, फिर मैंने अब गेस्ट को वो खाना सर्व कर दिया जो खाना था, और खीर को हमने सोचा था लास्ट में कि ये पानी कैसे हुई? मैंने सब सही किया था, चावल भी सही डाले थे, फलाना भी डाला था, कोई पैकेट भी डाला था, ये भी डाला था। मैं कहा तुमने ये क्या किया? या पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, क्या करा? इतनी परेशान, उसकी अम्मी उसको डांट रही। फिर मैंने कहा जल्दी से, अब तुम ये परेशान नहीं हो। अच्छा, मैंने खुद दिमाग से, मैंने कहा ब्रेड के जो बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं ना, मैंने 2 मंगवाए। मैंने कहा फुल साइज़ के लेकर आओ, हम कुछ ना कुछ तो करते हैं, क्योंकि ठंडी हो चुकी है सारी है। फिर हमने क्या किया, उस खीर को थोड़ा थोड़ा हमने जूसर ब्लेंडर में इसको डाला, खीर ही निकाल के, और उसमें हमने स्लाइस के पीसेस डाल के मैंने उसको ग्राइंड करना स्टार्ट किया। रियली मैंने खुद ही अपने दिमाग से कि अल्लाह करे कुछ ना कुछ हो जाए, अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा करके भी इसके अंदर मिक्स करती गई, डालती गई। आप देखिए वो थिक हो गई, जैसे कि लाइक आइसक्रीम थोड़ा पिघलता है ना, उस टाइप का तो हो ही गया, जैसे लब्बी शीरी वगैरह खाते हैं, वो इस तरह की खीर हो गई। तो मेरा ये जो एक्सपेरिमेंट ये वाला था ना, बिल्कुल सही था। खीर, ब्रेड खीर। बिल्कुल सही। जरूरत ईजाद की माँ है। हाँ, ये मेरा अपना तजर्बा। और एक एक कि बड़े बुजुर्ग पहले जो खवातीन होती थी, दादी नानियाँ हमारी, खाने में अगर नमक ज़्यादा तेज हो जाए, वो आटे का वो नमक सोख कर लेता है। बिल्कुल वो सोक कर लेता था। तो ये वाला वो तो चलो हमें पता था, लेकिन ये वाला जो सीख लिया मैंने टोटका तो ये मुझे नहीं दी गई। सब बोलते थे कि नमकीन हो जाएगी, फलाना हो जाएगी। अच्छा, ब्रेड में भी एक मीठा होता है, एक नमकीन, हमने मीठे वाला मंगवाया था। मैंने कहा अल्लाह का नाम कुछ तो करो, क्योंकि खाने के बाद इसको सर्व करना होगा। लेकिन वो सेट हो गया, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा जमी हुई नहीं, लेकिन हो गया कि स्पून में आ रही। और डाली होगी। फिर आपकी फ्रेंड ने नहीं कहा होगा कि ये मैंने बनाई है। जिसने फिर आपकी फ्रेंड ने क्लेम किया। उसका मुंह तो बहुत छोटा सा हो गया था, डांटे भी बड़ी सुनी थी, लेकिन हमको उसको फौरन से सही करना था। तो ये मेरे साथ हुआ था। तो आपने और डबल रोटी मंगवाई, आप कलाकंद मंगवा लेती हूँ। कलाकंद बहुत मीठा हो जाता है, टाइम नहीं होगा कलाकंद मीठा बहुत, क्योंकि डबल रोटी का बनी बनाई कलाकंद जो आती है, मिठास, उसको ब्लेंड कर दो, गाढ़ी कर दो। मीठा हो नहीं जाता नहीं, ना। वो मीठा तो हो जाता, लेकिन वो इतना नहीं गाढ़ा करती। डबल रोटी अब्सॉर्ब कर ना, लेती जैसे है। आटे का टुकड़ों में दूध डालते हैं, तो वो आप देखिए ना, सारा का सारा वो ड्राई हो जाता है। और वो और कंसिस्टेंसी उसकी एग्जैक्टली तो बस मेरे वो नहीं साथ करती कला, वो डूब तैर रही होती, कहीं से कहीं ब्लेंड हो तैरती जाता है। ना, तो वो पेस्ट नहीं वो मुश्किल मेरे दिमाग में था कि दूध डबल रोटी खाते भाई हैं तो तुम सोख शेफ कर के लेता साथ है। खड़ी होती हो, वो शेफ है। लेकिन ये वाला कामयाब हो गया। हाँ अच्छा, हाँ ये तो मैं भूल ही गई। अच्छा, और पता है ये क्या हम हुआ? करेंगे, अच्छा, फिर पता है इसका भी एक शो होगा। अच्छा निदा, इसके बाद क्या हुआ, फिर मैं कुकिंग शोज वगैरह करती हूँ, तो फिर मैंने कम बजट की खीर जो है ना, इस तरह बनाना सिखा दी लोगों को। रेसिपी दूध जो है अब पता चला इसकी रेसिपीज कैसे बनती है, अब पता चला। मेरे तजर्बा से वो तजर्बा काम है, क्योंकि कम बजट, दूध महंगा होता है, चीजें महंगी होती है, तो मैंने कहा फिक्र ही ना करें, दूध में पानी डालें, डबल रोटी डालें, चीनी डालें। अच्छा, नेक्स्ट है शॉर्ट हेयर कट। बहन जितना लंबा मैंने उसका किस्सा सुना था, तुम्हारा नहीं सुना। नहीं ना सुने,
इंटरेस्टेड था ना उसको, तो हमें मजा आ रहा था। उसका तो पूरा एक सेगमेंट ले गई हाँ, थी। वो बहुत था भी मजेदार ना। और भी हम सुनना चाहते हैं। वो अब नेक्स्ट शो में होगा क्योंकि बातें ज्यादा है। अब सेगमेंट देखिए, तुम्हारे काम बालों की बात हो रही है, ठीक है। मेरा वो हेयर कट का एक्सपेरिमेंट था। मेरे हमेशा इतने रहे हैं बाल, इतने लंबे नहीं रहे, जैसे ये इन्होंने भी अपना एक सुनाया था। तो मैं भी आपके बाद ही जी, आप सुनाऊंगी। सुनाना। हाँ, तो मैं कभी भी नहीं कटवाती थी ना, मैं कभी नहीं, बस इतना काटे, फिर मैं सैलून पे जाना ही छोड़ दिया, मैं खुद ही ट्रिम करती थी। फिर बीच में क्या हुआ कि वो एक्सपो में हम लोगों का वो फेस्टिवल वगैरह लगा था, तो एक वो हेयर ड्रेसर आया था, नोन हेयर ड्रेसर। तो मैंने कहा चलो, वो लाइव काट रहा था, डेमो दे रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी बैठ जाती हूँ ना। और उसकी आदत है छोटा कर देने की। ओए होए। उसने मेरे बाल इतने कर दिए और स्टेप्स में बिल्कुल छोटे, और वो मतलब ब्लो ड्राई के लिए मुझे ब्रश भी नया खरीदना पड़ा कि वो जो छोटा राउंड वाला होता है, वरना मैं बड़े से करती थी। लेकिन वो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि आई रिमेम्बर तुम बहुत अच्छी लग रही और बहुत यंग भी और लग रहे Yes, होते छोटे बालों में, exactly, तो वो yes. मुझे बहुत अच्छा मेरा वो एक्सपेरिमेंट रहा। थी। गलती से हुआ लेकिन हो गया। गलती से हुआ था और अच्छा हुआ। फिर उसके बाद मैंने कहा अब मुझे डर नहीं है, हाँ। अब छोटे भी बाल करवाने होंगे मैं कर लूँ। क्योंकि तुम्हारा फेस लंबा है ना, लंबे फेस पे आप हर तरह के बाल सूट कर जाओ। यूजुअली हम लोग डरते हैं ना कि नहीं नहीं वो लुक अजीब सी आ जाएगी, नहीं पता नहीं मैं कभी नहीं बैठ सकती ऐसे बंदे के आगे जो मेरे इतने से कर दे। मैं बैठ गई थी। क्योंकि मैं तो कुछ और ही लगूं। बहुत शौक है छोटे बालों का, तो मैं तो हमेशा बैठती थी और मैं अपनी जो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है मैं उनके पास जाती थी, एक ही है वो, कहते बाल छोटे कर पक्का। मैं कहा हाँ, आप जितने छोटे करने हैं आप कर लें। लेकिन अब जब से मैंने करियर चेंज किया तो ऑब्वियसली वो छोटे बाल नहीं कर सकते, बिकॉज देन फिर आप जो है बाउंड हो जाते हैं। रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना कौन सा कैरेक्टर आपको मिले कि तो नहीं। अब बाल लंबे किए हैं और अभी भी दिल चाहता है कि कुछ करके बाल कट जाए मेरे। ये तो माशाल्लाह इन्होंने तो बालों का अलग ही एक्सपेरिमेंट। कहानी मेरा एक्सपेरिमेंट अलग है। बताइए। एक्सपेरिमेंट फिर आपके पास आऊंगी जरा बालों से रिलेटेड बात सुनने के लिए आपके पास आती हूँ। मेरा तो एक्सपेरिमेंट ये था कि 2011-12 की बात है ये। मेरे आपको याद होगा मेरे कितने लंबे बाल थे और वन लेंथ बाल थे, ब्लॉन्ड बाल ये। और मैं अपने बालों की वजह से ज़्यादा मशहूर थी, फील्ड में भी, अपने स्कूल में भी, हर जगह। इतने इतने लंबे बाल थे इसके माशाल्लाह, इतने अच्छे और बाल। कभी मैंने डाई नहीं लिया। मेरे जो बालों का ये जो ओरिजिनल कलर है, तो ये मेरा एक्चुअली ओरिजिनल है, ब्लॉन्ड बाल, तो वो इसलिए ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। तो अब वो एक बार क्योंकि और मौसम की कमज़ोरी मेरे बाल थे, तो जो है रापुंज़ल थी ये, और क्या। मौसम को मैं पसंद ही अपने बालों की वजह से आई थी। जब वो मैंने कहा ना दिल देकर आ गई और ऑडिशन नहीं दिया, तो उन्होंने हाथ मिला के मुझे, उन्होंने कभी ज़िंदगी कभी किसी से हाथ नहीं लिया, मुझसे हाथ मिला के कहते हैं बाल ना कटवाइएगा। तो बस वो मुझे पता था कि बाल नहीं कटवाने हैं, तो मैं और ग्रो करती चली गई उसकी। तो वो जब मेरी उनसे एक बार लड़ाई हो गई, तो मैंने कहा मैं उनसे अब कैसे, अब वो उम्र का तकाजा भी था कि छोटी थी तो ज़्यादा बदतमीजियाँ और वो वाली चीज़ें तो आती नहीं थी, मुंह चलाना ये कैसे हर्ट करूँ, कितनी आसानी से तो ये नहीं होते, ये नहीं हो। तो मैंने ना बाल कटा दिए। वो एक हमारे जानने वाले थे, वो दुबई से वो हेयर स्टाइलिस्ट आया हुआ था फॉर द टाइम बीइंग, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे बाल काट देता हूँ। तो मेरे थे इतने लंबे बाल, हिप से नीचे बाल थे, तो वो वन लेंथ बाल थे। उसने कहा कि यार एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर मैं क्योंकि मुझे तो इतना नो हाउ नहीं थी, आइडिया नहीं था, तो उसने कहा कि एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि तुम्हारे वन लेंथ बाल है, दुबई में तो जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं वो लोग उनकी एक्सटेंशंस बना लेते हैं। ये तुम्हारे अभी नहीं, लेकिन तुम्हें बाद में समझ आएगा, तुम जिस फील्ड में हो ये तुम्हारे काम आएगा। एक्सटेंशंस की क्या ज़रूरत है, ये वो। तो वो जो मेरे लंबे बाल थे, मेरे 2-3 ये जो मैंने अभी लगाई, ये मेरे अपने ओरिजिनल बाल ही हैं, जिसकी एक्सटेंशंस बना के मैंने एक्सटेंशंस बना लिए। मेरे अपने बालों की एक्सटेंशन बना के उसने मुझे दे दी, तो वो आज तक चल रही है। तुम्हारी जिंदगी एक फिल्म है। मैं भी यही सोच रही थी कि मैं एक मूवी देख रही हूँ। मैं बहुत दिलेर हूँ इस मामले में। मुझे सब कहते हैं कि बचपन से मैं बड़ी दिलेर टाइप की बच्ची रही हूँ, निडर, किसी से ना कभी डरी। और मेरा एक बड़ा हिट डायलॉग है जो बचपन से मैं बोलती आ रही हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। मस्त है यार। मैं किसी के बाप से नहीं डरती, और जब मैं गुस्से में किसी को बोल दूँ फिर तुम्हारे बाल देख के तुम्हारे मियाँ ने क्या बोला, ये तो तुमने बताया ही नहीं। नहीं, उनको रोए तो नहीं वो? नहीं वो नहीं रहे, लेकिन मेरी माँ रोई थी। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने उनका दिल दुखाया था। तो वो एक्सपेरिमेंट एक जगह अगर आज तक अच्छा हुआ है तो वहाँ बस, उसके बाद मेरे दोबारा वो वाले बाल ना हुए जो मेरी माँ ने, क्योंकि वो बचपन से बढ़ाती चली आई थी। वो मैंने सोचा ही नहीं कि वो मैंने फॉर ग्रांटेड लेकिन फिर भी तुमने जाया नहीं किए। हाँ, लेकिन ये कि माँ की है अपनी बालों में माँ की फीलिंग्स भी रख ली ना मैंने। वो उन्होंने जो बढ़ाए थे वो भी रख लिए, और जो उनको हर्ट करना था वो भी काट दिया। दोनों चीजें हो गई। दोनों चीजें। क्या बात है, क्या बात है भाई। हाँ, अब मैं इनकी बात रह गई है, ब्रेक पे जाऊँ? अब ब्रेक जाऊंगी, फिर दोबारा वापस आऊँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारा ब्रेक के दौरान भी एक शो चल रहा होता है और हम बिल्कुल फारिग नहीं हैं आज। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं आज की Overloaded है सुबह। information से। आज लेजेंड फिल्म हमारे बीच में भी चल रही होती है। ड्रामा सीन चल रहा है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे किड्स ईटिंग हैबिट्स, जो कि ये वाकई एक बहुत बड़ा रिस्क है। उनको क्या खिलाएं, क्या नहीं खिलाएं, क्या चीज़ सूट मेरा करे। तो सबसे बड़ा जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो ये था कि लौकी गोश्त बनता था तो बच्चे लौकी आलू है बेटा खा लेते थे, उनको पता भी नहीं चलता था कि लौकी है। मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन मैंने ये तीसरे वाले पे किया। पहले दूसरे वालों की तो एक्सपेरिमेंट ही चल रहा था ना, अच्छा जी जो कर लो। तीसरे वाले में मैं उसको टिंडे छुपा के देती थी गोश्त का, निवाला बना के खुद ही। आज तक उसको खुद खिलाना पड़ता है इसी चक्कर में। एग्जैक्टली मैंने भी बहुत क्योंकि अच्छा छुपा अपने छुपा हाथ के। से खिलाया है। हाँ। और वो अगर भिंडी गोश्त है तो भिंडी साथ लगा दी, नहीं सिर्फ बोटी है बेटा, कुछ भी नहीं है, और वो साथ भिंडी खा रहे हैं, उनको यही पता भी किया नहीं चल मैंने रहा। भी। इस मामले में मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो जीरो हो गया। मेरे बच्चे शायद मुझे से भी ज़्यादा तेज़ हैं इस मामले में। वो होता है ना, मैं जैसे मैं बोलूँ बेटा मैं भी तेरी माँ हूँ, तो वो ये नहीं कहते हैं बेटा आप होंगी हमारी माँ लेकिन हम आपकी औलाद हैं। मुझे ऐसा लगता है वो आगे से मुझे ये कह रहे हैं, क्योंकि उनको छुपा के कुछ भी देने की कोशिश करो, नो यूँ कर देगा। छोटा वाला तो इतना तेज़ है, वो सिर्फ दाल पहचानता है। हाँ। गोश्त अब उसने माशाल्लाह खाना शुरू किया है, और अंडा तो ऐसा, हालांकि बाप भी अंडे के दीवाना, माँ भी अंडे की दीवानी। अच्छा, लेकिन वो आप खाता है। ये क्या बताई थी, इनकी बात मैं कंप्लीट करूं। आप बताई थी वो छुपा छुपा के आपने क्या दिया? वो मतलब वही भिंडी जो है वो मैंने छुपा दी, हाँ। या कोई और सब्जी है साथ तो अब वो उनको छुपा आदत हुई दिया। है बड़े होने के बाद खाने की सब। आदत तो एक हद तक थी, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो अब अपनी मर्जी से खाएं। लेकिन फिर भी आपको ये एक है ना कि मैंने उनको सब्जियां भी खिला दी, हाँ, मैंने तो हर खिलाई चीज हैं, खिलाई। हाँ। एक्सपेरिमेंट लेकिन अभी भी मैं आज भी जो है ना अक्सर अब बड़ा वाला तो पहचान लेता, ऑब्वियसली ही इज अब तो वो लेवल्स फाइनल में है। तो जो छोटा वाला है वो ग्रेड 5 में, उसको अक्सर मैं लौकी आलू बोल के ही खिला देती हूँ। वो खा लेता है जब तक अनटिल उसके सिबलिंग्स ना बता दें आलू नहीं है, आलू नहीं है। तो मैं पहले इशारा कर देती हूँ नहीं बताना, अब खाने दो इसको लौकी जो भी है। जबरदस्त ये जबरदस्त। छोटे-छोटे मैंने भी अपने तीसरे वाले पे एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा उसे सब्जी हेल्दी खाना खिलाऊंगी, मिर्चें नहीं खाई उसने आज तक। तो मेरा मियाँ पीछे पड़ा, मिर्चें खिलाओ। मैंने कहा क्यों मिर्चें खिलाऊं? तुम गलत चीज खा रहे हो तो मैं उसको मिर्चें खिलाऊं। सही बात। क्यों खिलाऊं? स्पाइसी फूड स्पाइसी खाना नहीं खाता। होगा। अच्छा, स्पाइसी खाना नहीं खाता, लेकिन वो ब्रोकली सब्जी ये वो सब कुछ खा लेता अच्छी है। बात है, फिर तो अच्छी आदत तो मैंने कहा तुम जब उसके नहीं देखो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, मैंने कहा मिर्चों से नहीं बिल्कुल नहीं होता। मिर्चों से इम्यून सिस्टम लगता है मजबूत। मिर्चों से जुबान ज़्यादा तेज चलती है। असल में घर में हमारे एक मिर्चों वाला खाना पक रहा है ना, हाँ हाँ। तो वो ये कह रहे हैं कि उसके लिए अलग क्यों पके। सही, तो एक मैंने कहा साथ तुम्हारी डाइट के लिए भी तो अलग पकता है। बड़े उसको होके खाने जो दो। अलग पके अभी से बेचारे को आदत डाल दो ना, अच्छा है हाँ। हेल्दी ईटिंग तो वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे को चीनी और नमक शुरू में नहीं देनी चाहिए, तो वो सब कुछ खा लेता है। ये मेरा वो बच्चा जिसने एवोकाडो भी खाया, जबकि जो एवोकाडो अब इतना मशहूर हुआ है और लोग सैलेड्स में खा रहे हैं, जब वो पैदा हुआ था तब इतना नहीं था, उसका टेस्टलेस उसका वो था। हाँ, उसका कोई टेस्ट नहीं हाँ, तो वो ब्रेन हेल्थ वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है ये सब चीजें। तो अच्छा ये क्या अब ओ एक और एक्सपेरिमेंट आ गया मेरा। अरे ये वाला एक और है? फिल्म की एक और किस्त दिखाते हैं। लाइपो भी करा है। इधर मेरी बात सुने, लाफिज कर दे हम तीनों को। लाफिज कर दे। हम म्यूट हो जाते हैं, बस अभी हम आपको सुनना है। मैं इस वक्त इतना फख्र महसूस कर रही हूँ कि तीनों के अटेंशन इधर हो गई। लाइफ में मैंने कहा शायद ये वही रिपीट हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा लूडो को गलती से लाइपो मेरी टीम ने स्पेलिंग मिस्टेक की है। अच्छा मैं वो समझी, वो जो गैस्ट्रिक वाला था वही दोबारा से आ गया। नहीं, दूसरा है। गैस्ट्रिक स्लीव तो सबसे लास्ट स्टेज था मेरा, जो मैंने अब ये फाइनल एंड करवा ही लिया फुल एंड चलो शुरुआत कहीं और से हुई थी। सबसे पहले मैंने लाइपो ही करवा दिया था अपना, और मैं उस वक्त में मुझे लगता है लाइपो, और वो एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा बुरा इसलिए हुआ क्योंकि लाइपोसक्शन के मामले में मैं कहती हूँ कि इसके लिए तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो आपकी बॉडी टेंडेंसी और बढ़ा देता है, क्योंकि उससे आपका खाना नहीं रुकता। आपका मुझे लगता है कि और प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं उससे। आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है, उसमें आपका जो है वो अचानक से वो मसल्स आपके जो है स्टिफ हो जाते हैं। ये चीज़ें काफ़ी अरसे तक आपका वो लाइपो का जो था ना, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा था। अच्छा एक बात बताओ, जो एक पता नहीं मिथ बना हुआ है, जैसे कोई अगर यहाँ का लाइपो कराता है हाँ।
तो मैंने सुना है कि फैट अगर उसका स्टोर होता है तो फिर उसका कहीं और हो जाता है, इधर या उधर। उधर नहीं होता जहाँ का लाइपो कराया होता है, That's कहीं true. और हो जाता है। यही ये चीज़ सही मैं बता बात रही है। हूँ, क्योंकि मैं ना कुछ वो जो बॉटल नहीं होती कोको कोला की, शेप मेरा वैसा हो गया लाइपो करवाने के बाद। मतलब पहले स्ट्रेट था, ये लेकिन वो कुछ आपको ऐसा वाला हो लाइपो गया। का मशवरा किसने दिया था? किसने मशवरा दिया किसने था? दिया खुद से ही आया कि लाइपो करवा लो। लोगों ने मेरे देखो नाम यही होता है ना, बहुत सारे लोग मशवरे देते हैं। मशवरा तो मुझे ये गैस्ट्रिक स्लीव का भी दिया था, लेकिन इस बार ये था कि मैंने खुद रिसर्च डिटेल सारी ली आपने। उस समय यंग भी बहुत थी, तो मैंने सुनी सुनाई बातों पे जरा भरोसा करके मैंने वो डायरेक्ट ही लाइपो पहुंच गई। और मैं लाइपो करवाने से के स्किन लिए। ढीली हो जाती है। लाइपो से नहीं, मेरी स्किन तो तब भी टाइट थी, ऐसा वो वाला एक्सपीरियंस मेरा बुरा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी टेंडेंसी ना थोड़ी और बढ़ गई लाइपो के बाद, क्योंकि मैदा तो अपनी जगह ही था। मैं अपनी समझ से लाइपो करवाने के बाद खा में उतना ही रही थी कि वो मैं तो पतली हो गई, वो और लगना शुरू, वो इधर लगना शुरू हो गया, वो इधर, वो गलत जगहों पे आपके ना फैट जमा होना वो शुरू। फैट जमा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ ना, लेकिन कोको-कोला लाइपो की के बॉटल बाद भी वाला इसका shape जो हो गया मेरा, वो इसी तरह हो नहीं मतलब लाइपो के बाद भी आपको फिर एहतियात करनी है खाने पीने में, ये नहीं है। Exactly, आपको लाजमी एहतियात करनी है, क्योंकि गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी जो है वो सबसे पायदार इसलिए है, सबसे सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि मैदा आपका जब छोटा होगा, आप नॉर्मली कम खाएंगे तो फैट लगेगा ही ज्यादा खाना एक्सेप्ट ही नहीं ज़्यादा करता खाना वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, करेगा। तो वो आपकी बॉडी को भी उतना ही खाएगा जितने की आपकी तो फिर बॉडी जब आपकी बॉडी को जब नीड होगी एनर्जी की या कैलोरीज की, तो वो आपका स्टोर्ड फैट जो आपकी बॉडी के अंदर है वो उसको तोड़ के अपनी एनर्जी बनाएगा। वो अपनी पूरी कैलोरी जो बॉडी को चाहिए वो वहां से लेगा। ये एक साइंस है ना। और लाइपो के बाद आपका बॉडी टाइप तो वही है ना, वो तो आप वैसे शेप में आगे सब कुछ आएगा, लेकिन आपका मैदा तो उतना आपकी मेंटली भी आपने खाना छोड़ा तो पतले हो। कहते हैं ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं इतना, 80% इज व्हाट यू ईट। अगर आप अपनी मुंह पे जिप लगाते तो कम, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप ज्यादा खा रहे हैं, आप ज्यादा मोटे होंगे, आपका मास बढ़ेगा। एक्सरसाइज दोनों चीजों के मैंने लिए। तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो मेरा जो बेस्ट एक्सपेरिमेंट था वो ये था गैस्ट्रिक स्लीव वाला, कि मैंने जड़ी कटवा दी। अभी नेक्स्ट एक्सपीरियंस होगा, एक्सपेरिमेंट क्या होगा? मैं तो अब ये तो क्या सोच- करेंगे? आगे क्या होगा? तो मैं सोच रही हूँ आगे क्या होगा, आप क्या सोच रहे हैं? मैं अभी मैं कुछ नहीं सोच सकती। इतना कुछ पर आई एम श्योर कि मैं इंशाल्लाह अगर कुछ भी ऐसा हुआ, निदा के मैं शो पर आ जरूर जाओ। शो में आके बताऊंगी, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाली हूँ। खुद ही कॉल करके बता दीजिए। तो यहाँ बहुत सारे लोग लाइपो की तरफ जाते हैं। लाइपो का एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा सारा का, लेकिन गैस्ट्रिक लीव का अच्छा रहा। वो समझ में भी आती है वो आज हम चीज़, अच्छे और बुरे रिस्क दोनों शेयर कर रहे हैं आपसे। तो ये आ जाती है चार्जिंग फैन। प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से ये तो कह रही हूँ अरे मैंने ऐसे बताते छोटे छोटे से सारा के आगे नन्हे मुन्ने से बताने को भी दे। सही कह रही है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा हमें अपना कुछ इसके बाद भारी भी इसके निदा के खुशी के आंसू निकल आए। मैं कह रही हूँ जब ये बात कर रही थी कोई बड़ी वाली, ये छोटी बात आती है। बारी भी इसी की आती है, वरना बेचारी ये भी छोटी छोटी बातें, मैं भी छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, लेकिन बातें बता रहे हैं। इनकी बातें लॉकी टिंडो की बात कर रही है लाइफ। हम आलू बना के रोटियां ये बड़ी ऑपरेशन में इन्वर्टर एसी ये थोड़ा बड़ा इन्वर्टर एसी नहीं। फैन से बड़ा है। चार्जिंग फैन से आपका इन्वर्टर बड़ा है, तो अब आप बताइए। वो बात कर लो, छोटी हो जाएगी बहुत ज्यादा। नहीं मैं मेरे छोटे एक्सपीरियंस में मैं छोटा वाला भी ये वो कर लेती हूँ। नहीं, हम तो चार्जिंग फैन सुनेंगे। उफ, चले इसी से रिलेट कर देती हूँ मैं। चार्जिंग फैन। नहीं, चार्जिंग फैन की कहानी सुनाओ तुम। कहानी भाई एक जगह हम लोग गए हुए थे और बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सुनाओ। यार मैं शर्मिंदा कर रही हूँ, देख के ही बोले बात बहुत छोटी है, आप बहुत बड़ी है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे जुगाड़ या फिर हमारे एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ लाइट भी नहीं थी, मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे। चार्जिंग फ़ैन जो होते हैं वो हम साथ लेके जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मेरी कज़न थी, उसका बच्चा भी था, वो रो रहा था। मैंने कहा इसको फ़ैन को ऑन कर देते हैं। वो बच्चा ज़्यादा
गर्मी की वजह से परेशान हो रहा था। अब खुले में नहीं बड़ा अच्छा है, सुनो बड़ा अच्छा है काम का है। लोग बड़ा पिकनिक पे जाते हैं, तो मैंने कहा ठंडी हवा कैसे आए, सब कह रहे थे ठंडी हवा कैसे आए। हमने क्या किया, एक इन दो औरतों को जो है ना कैप्चर किया जाए जो हंस हंस के पागल हो मेरी बात पूरी सो सॉरी। बंदी अपना मैदा कटा के बैठा, चार्जिंग हवा कैसे बेचारी उसको ठंडी हवा लगी थोड़ी। महीने इतना नहीं हंसी। देखिए मैंने आते ही आपको खुशी दी है। लास्ट याद नहीं मैं कब इतना हंसी थी। हाँ फरा, It goes to me actually। हाँ फरा, मैं तो कह रही थी हमें भेज दें। नहीं आगे अच्छा, बताओ ठीक फिर है। क्या हुआ? अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी बच्चे को लग रही थी और हम भी परेशान थे, रोए जा रहा है और वो फ़ैन जो था वो इतनी हवा भी नहीं दे रहा था। अच्छा, मैंने ही फिर बोला, मैंने कहा ऐसा करते हैं कि किसी बर्तन में ना ठंडा पानी और बर्फ़ ले लेते हैं। तो वो कहने लगी मेरी कज़न को, क्या कि बर्फ़ से नहलाओगे? मैंने कहा नहीं, नहलाना नहीं है, इस फ़ैन के पीछे हम रख देते हैं ये, ठीक है? क्योंकि मेरे दिमाग में एयर कूलर था कि वो ठंडा पानी भरते तो ठंडी हवा देता है ना। मैंने कहा देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा, और वाकई में निदा ठंडी हवा आने लगी, क्योंकि वो जो आइस और ये सारी ठंडा पानी था ना, उसके बस पीछे रख दिया था हमने, तो इतनी ठंडी हवा हम लोग को भी फील, इतना छोटा सा फैन था लेकिन हवा बर्फ की सिल रख दी थी पीछे। नहीं, एक बर्तन में हमने बर्फ और पानी रख दिया था, तो उसके बराबर वो जैसे सक कर ये रहा था, बॉटल वो है, ठंडक हाँ, उसकी, तो वो और इसके पास हमने फैन रख दिया था, तो वो उसकी हवा, मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन ठंडी हवाएं आने लगी उसके अंदर। तो इतनी अच्छी हमें भी फील हो रहा था। अब तो जब भी जाते ना तो कहते कि भाई ये वाला जो है ना, ये तजर्बा तो करना ही करना है, और ये कामयाब था। अच्छा था ना? मैं लाइफ में अच्छा तजर्बा आपने तब क्यों नहीं किया? मुझे बहुत गर्मी लग रही थी उस टाइम। नहीं मुझे एक बात बताओ, लेकिन ये किस बर्तन में रखे हैं ऐसे पीछे पंखे एक के? बर्तन था, खुले मुंह का बर्तन, जैसे पतीली टाइप का होता है ना, बर्तन होते हैं, क्योंकि हम पिकनिक पे गए जो होते हैं। तो बहन वो यूं कैसे रखेंगे? नहीं मुझे तो रखा ये हो था, रहा है। मैं आपको यही तो बता रही हूँ, यूं नहीं रखा था, यूं ही सीधा, था, देख जा। हाँ, मुझे पतीली से वो अंदर से वो हाँ, और उसके बराबर में हमने इसके खींचता है ना, ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद ठंडी हवा है, मुझे नहीं लग रहा था। मैंने कहा तजर्बा करके देख लेते हैं। आपके इस तजर्बे के बाद उन्होंने वो कूलर्स छोटे छोटे निकाले जिसमें हाँ, ये बर्फ होती है, बिल्कुल आने लगे, बहुत वो हुआ, ऐसा हुआ। और फिर लोगों को मैंने देखा, आप है उसकी बानी, हाँ, आप है। हम इस चीज को बड़ा बनाए ना किसी बड़ा तरह। बनाए ना, बड़ा और बनाए। क्या। अब इन्वर्टर एसी भी आ गया। अब ये बहुत पंखे की टाइम बात पहले की बात, ये बहुत टाइम पहले की बात है, अभी इतनी जल्दी बात हाँ। नहीं है, बहुत टाइम। फिर वो पिकनिक पे जाते गए, वो मुझे बताते गए, तुम दोबारा रिपीट करोगी? दोबारा नहीं, वो मुझे बताने लगे कि हमने ऐसे करते आप ही हैं। इन्वर्टर एसी। बड़ा अच्छा है। इन्वर्टर एसी वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। बहुत सुना था कि भाई जो इन्वर्टर एसी लगाते हैं उनके बिजली के बिल कम आते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो मैं इस बार ना कमरे का निकाल के ड्राइंग रूम में लगाऊंगी, और कमरे के लिए अब मैंने 1.5 टन ही लिया था, 1 टन का इन्वर्टर एसी ला। मेरे अगर 50,000 बिल आता था ना, तो अब मेरा 20-23 हज़ार आता है, इतना आता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी इन्वर्टर एसी से बेहतरीन। बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं यहाँ कहूंगी नो। अच्छा, मेरे तो मैं कहूंगी नो। लेकिन वो हमारा चलाने कोई वाले फर्क पे नहीं depend पड़ा, करता है। हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे पास एक शो पे एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने कहा इन्वर्टर एसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे अगर आप चला रहे हैं exactly। तो फायदा है। हम लोग चलाते हैं 16 पे। नहीं। इन्वर्टर एसी 24 जब से मैं लेने लेके गई ना, 28 उन्होंने तक मुझे यही बोला, आप इसको 26-27 पे भी चलाएं, हाँ। आप 10-11-12 घंटे चलाएं, अगर आपके ज़्यादा चलता है तो आपका ये बिल्कुल आधा कर देगा बिल। तो अब नॉर्मल एसी जो था ना मेरा स्प्लिट का 1.5 टन, वो मैं 1 घंटा 2 घंटा चलाया, 3 घंटा चलाया, अलार्म से बंद कर दिया। अब मैं इसको 10-12 घंटे भी चलाती हूँ ना, तब भी मतलब मुझे ज़्यादा इन्वर्टर टाइम एसी एसी की पे फिर- टेक्निक है चलाने ये की। एग्जैक्टली वो ठीक 24 है? से लेके 28 तक उसमें आप चला दूसरा सकते मुझे हो। अभी और किसी ने बताया कि अगर आपके घर पे धूप डायरेक्ट पड़ती है, हमारा घर वेस्ट ओपन है, जो हमारे एसी के आउटर्स लगे हुए हैं वहाँ पे धूप डायरेक्ट पड़ती है, उसके लिए एक सर्टन एसी आता है। हाँ, वो मुझे अली सफीना ने, मेरे साथ मैं ड्रामे में काम करती, तो उन्होंने बताया, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, लेकिन अगर आप एसी वाले से ये कहेंगे कि हमारे घर डायरेक्ट धूप पड़ती है, अच्छा, तो उसका एक अलग एसी होता है, पता नहीं टी करके नाम कुछ बताया था, मैं भूल गई हूँ, अभी रिसर्च करके बताती हूँ। T3 समथिंग, हाँ, कुछ इसी तरह का नाम है। टेक्नोलॉजी आई हाँ, नई टेक्नोलॉजी है कि आप, क्योंकि हमारे घर बहुत जल्दी जल्दी एसी खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर डायरेक्ट धूप पड़ती है। हाँ। तो वो समझो जैसे हमने हर साल इस तरह चेंज करने पड़ते हैं नए नए एसी। तो अगर आप वो नई टेक्नोलॉजी वाला एसी लगाएंगे तो वो खराब नहीं। फॉर टॉप फ्लोर, जिनके अपार्टमेंट्स टॉप फ्लोर पे होते हैं, जिनके बैंगलोर में डायरेक्ट सूरज पड़ता है, जिनका ज़्यादातर छत वाले जो, जैसे हम तो बैंगलोर में रहते हैं,
हमारे जो जितने भी छत वाले वो हैं, नीचे वाला एसी सही रहता है, वो जो छत वाले एसी हैं जो डायरेक्ट ऊपर वाले फ्लोर पर है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सो ये नया टेक्नोलॉजी आई है तो मैंने कहा शेयर कर लूँ भाई। अब तो मैं ज़्यादा टाइम एसी चलता है और मेरा बिल भी कम आता है, तो भाई मेरे लिए तो लेकिन बड़ा ये वाला बड़ा जो मैं बता रही हूँ ये नॉन इन्वर्टर है। अच्छा, हाँ। ये इन्वर्टर है। आप बताएं नेक्स्ट जी क्या कर अल्लाह, ये जब इनके पास आती हूँ ब्रेक क्यों आती है? हम हंसे बहुत है इसीलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या रिस्क हमने आपको आज बता दिए जिंदगी के, खुश हो गए आप हैं? गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी में जो रिस्क लिए, छोटे छोटे भी और बड़े बड़े रिस्क, उनसे हमें हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, हम सब आपसे शेयर करें। सो अब क्या है, टेल्कम पाउडर एज ड्राई शैम्पू। ओके, ये रिस्क लिया आपने छोटे इसने छोटे एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट किया। ड्राई शैम्पू ख़त्म हो गया था तो मुझे मेरी कज़न आई हुई थी, उसने कहा कि और टाइम नहीं था इतना, कोई इवेंट था तो मुझे थोड़ा स्कैल्प ऑयली लगा था और ड्राई शैम्पू बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो मेरी कज़न ने कहा कि टैल्कम पाउडर होता है जो जॉनसन्स वाला जो बेबी पाउडर होता है, वो लाइट होता है, उसका टेक्सचर केमिकल्स भी ऐसे हाँ, नहीं होता। तो कहते वो ट्राई करो और उसके बाद ब्रश ऑफ कर देना, तो वो सेम एज ड्राई शैम्पू इस्तेमाल वो हुआ कितना और महंगा आता है ड्राई शैम्पू, बॉटल में लो। बहुत जल्दी स्प्रे वो खत्म हो जाता है उसका, तो वो और अच्छा दूसरे पाउडर्स आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि इसका जो बेबी पाउडर होता है ना उसका टेक्सचर बहुत पतला होता है, सॉफ्ट होता है, soft होता है। केमिकल फ्री होता है, बच्चों के लिए होता है। तो वो स्कैल्प पे आप डाल के और उसको हल्के से जो है ना मसाज करें और फिर आप उसको ब्रश कर लें, तो वो सिल्की हो जाते हैं। आपका बाल ब्लो आपके ड्राई dry ज़्यादा हो और जाते हैं चलता और है, आपके एग्जैक्टली क्योंकि आप ब्लो ड्राई करा के आते हैं सैलून से तो आप 3-4 दिन चलाने की कोशिश करते हैं कि भाई तो पैसा खर्च किया, चलो 3 इवेंट्स में चला लो। गर्मी में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता बिल्कुल भी। स्पेशली अगर आप किचन में गलती से काम कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। घंटे नहीं चल सकता। नहीं तो अपनी जगह। ये तो है। तो कभी कभार चलें, ट्राई करके देख लीजिएगा। सर्दियों में चल जाए। हाँ, आपके ब्लो ड्राई के पैसे बच जाएंगे। रैंडम यू नेवर नो। अच्छा, क्या है देसी कुड़ियाँ, तुमने किया था देसी कुड़ियाँ? मैंने विन किया था टाइटल देसी कुड़ियाँ। वो भी एक एडवेंचर। वो हाँ, वो भी एक्सपीरियंस मेरा बड़ा कौन सा बेहतरीन सीजन किया रहा था आपने? सीजन 2 और उसकी विनर थी मैं। अब देखना सब गूगल करके ना देखेंगे। हाँ, ये वो है। ये थी। लेकिन वो उसमें 2 एक्सपीरियंस मैंने किए थे देसी कुड़ियों में, कि एक तो उसमें जो है तंदूर में जब वो रोटी लगाते हैं, हाँ। उसमें तो मेरा हाथ ही चिपक गया था। तो जो है वो एक्सपीरियंस उसमें था, क्योंकि मैं तो ज़रा शौक चंचल ज़रा ज़्यादा थी। अभी मैं इस उम्र में इतनी ऐसी हूँ तो सोचे थोड़ा सा और पीछे कर ले तो मैं और ज़्यादा जो है ना उछलती कूदती वाली जो है ना, वो बिल्कुल नौटी किस्म की बच्ची थी कि मतलब ये वाला सीन बहुत वो 1.5 उचारी। तो वो उसके अब वो गद्दी गिर गई नीचे, रोटी रह गई हाथ में, वो लग गया हाथ में। तो अच्छा, ये वाले मैंने ज़्यादा खुशी से ये वाला इसलिए किया था क्योंकि बचपन से ना अम्मा को मैंने कोई 5 से 6 दफ़ा देखा, इनकी बड़ी ऐसी ख्वाहिशात होती थी ना, ये फनी सी ख्वाहिशात मेरी माँ की होती थी। वो देख देख के मैंने तंदूर पे जाके रोटियां लगाना। वो लगाने देते थे। तंदूर पे जाके रोटियां लगाना, और अब्बा की तरफ से फुल प्रिविलेज मिली हुई उनको कि हाँ भाई करो, जियो जीने दो वाले मेरे अम्मा अब्बा रहे हैं हमेशा से। तो वो उनकी हर ये नन्ही नन्ही ख्वाहिशात ना मेरे अब्बा पूरी कर देते थे। तो वो अपने भतीजे भांजों के साथ जाके जो है, तो मैं खुद बचपन से उसी तरह से ब्रॉटअप हुआ, अम्मा को देखते देखते। तो सारे बेटियां अपनी माँ को ज़्यादा एडमायर करती हैं हर चीज़ में। तो वो मैंने कहा कि मैं भी, तो वो जब मुझे टास्क मिला था ना तंदूर पे लगाने वाला, तो मुझे वहाँ अपनी माँ क्लिक हुई थी। तो उस वक्त तो वो मुझे रिकॉल हुआ जाके। लेकिन जैसी देसी कुड़ियाँ जब ख़त्म हुआ, मैं घर गई तो मैंने मामा के साथ, मामा एक बार आपके साथ जाके एक्सपीरियंस करना है जो आप हमारे बचपन में करती थी। हाँ। तो अब वो कह नहीं कौन सा एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा वो तंदूर पे रोटी लगाना। बस वो मैंने माँ से कहना था, वो मुझे ले गई पठान के तंदूर, और वहाँ हमने किया। और मैंने कोई 4 से 5 रोटियाँ तो डाली, पहली बारी तो मैंने नीचे ही गिरा दी, तो वो तो लग गई, वो गद्दी भी उसकी गिरा दी और वो भी गद्दी। मैंने कहा ये सॉरी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मेरा, ये मैंने पिछली बार भी किया था, इस बार भी हो किया। तो दूसरी गद्दी उससे निकाली, वो तो जल गई थी बेचारी तंदूर में जाके। फिर वो जो 4-5 रोटी, एक रोटी मैंने जलाई, दूसरी मेरी अम्मा ने डाली, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मैंने कहा फुल पठान इनका चल रहा है।
तो वो दूसरे के जो 4-5 मैंने बाकी की डाली वो इतनी अच्छी डाली, जो दूसरे पठान आए थे ना, तो पठान इतना खुश हो रहे हैं हमें देख के, समझे कि हम पठान हैं। तो उन्होंने हमारी ही रोटियां ली, तो एक्सपीरियंस हमारा अच्छा हो गया। जो हमने बनाई थी उसने वो रोटियां ली। अच्छा देसी कुड़ियाँ मैंने भी किया है, ये बता रही हैं जो मैंने तुमने सीजन भी किया है? 7 जी सीजन 7 लास्ट हम लोगों ने किया था, उसके बाद तो हुआ ही नहीं है। एक्सपीरियंस और भी था देसी अच्छा कुड़ियों का उसके मेरा। सारे जो एक्सपेरिमेंट ही होते हैं उसमें, हाँ, हाँ। हमने पहले कब किया होता है? ट्रैक्टर चलाने वाला एक्सपेरिमेंट और था एक मेरा। हाँ, चलाया तुमने? मैंने विन किया था वो वाला टास्क। ट्रैक्टर, अच्छा वो भी मैंने गाड़ी आती थी चलानी, तो वो ट्रैक्टर मैंने चलाया। अब वहाँ पे तो मैंने थोड़ा बहुत करा के थोड़ा हल्का सा चला लिया। फिर मेरे अंदर की उमंग जागी कि ये तो मुझे ज़रा एक्सपेरिमेंट ज़रा सच में करना है ये वाला। अब वो क्या हुआ था कि फैमिली पिकनिक पे हम गए थे, किसी कोई खेत था वहाँ पे, तो वहाँ कोई 2-3 लोग जो ना खेती बाड़ी के लिए वो अपना ट्रैक्टर चलाते, मुझे एकदम फिर रिकॉल हो गया। तुमने वो चलाया? आ गए हमें मैंने चलाना। एक्सपेरिमेंट करना था, मैंने कहा यहाँ करूँगी खुल के। वहाँ तो वो चल रहा था ना, वहाँ पे तो एकदम से ये नहीं कि कैमरे वाले पे ना चढ़ जाऊँ, ये ना हो जाए वो ना। मैंने कहा यार यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते। मैंने अपनी माँ को बोला, अच्छा मेरी माँ हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करने में, जो अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें मेरा साथ देती है कि करना चाहिए, थोड़ा वो जो है ना एक्सपीरियंस वो एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने जो है वो चलाया वहाँ पे। थोड़ा सा उसकी खेती बाड़ी भी बेचारी की ख़राब की, थोड़ी सी फसलें मैंने दबा दी उसकी, तो कुछ मैंने चला दी, लेकिन वो करके जो है ना मुझे बड़ा मज़ा आया। लेकिन आखिर का जो राउंड था ना वो लंबा मैंने लिया, लेकिन ट्रैक्टर चलाना आ गया मुझे। ये सिखा दिया था। अब इसको किसी जट्टी का कैरेक्टर दे सकते हैं, ट्रैक्टर चलाना आ गया मुझे। आपने कभी ट्रैक्टर को तो कभी हमने छुआ भी नहीं होता, बैठे भी नहीं होते, मैं तो नहीं बैठी थी, लेकिन वहाँ पर चलाया था, देसी कुड़ियों में चलाया था। और वो जो गोबर होता है उसके क्या होता है, ओपले थापना, वो भी किया, क्योंकि वहाँ से हम कभी गुजरते भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें टास्क मिलता था तो वो तो सारे एक्सपेरिमेंट ही थे ना। अच्छा तो आपने मैंने किया, मैंने विन किया। आपने कबाब समझ के बनाए होंगे। नहीं, आप चपली कबाब, थोड़ी सी चपली कबाब वाला। ये था नहीं, उस वक्त ये माइंड में होता है, ये रिलेट करेंगी कि हमें जीतना है। बिल्कुल। तो वो कोई गोबर नहीं लगता, हमें कोई चीजें नहीं लगती, ना गोबर लगता है, लेकिन मुझे डोंकी कार्ट चलाना थी वहाँ पे। गधा गाड़ी कैसे चलाएंगे हम, डोंकी कार्ट कैसे चलाएंगे, वो तक चलाना जी मैंने चलाई थी। और ये भी चलाना। अच्छा मुझे ना भागने दौड़ने से मैं बड़ी कोफ्त आती है, मैं बहुत आराम आराम से चलना, वहाँ पर हमें रनिंग करनी पड़ती है, उसकी दौड़ का मुकाबला होता वो है। जितने भी जानदार उस वक्त तो ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ था, मजीद जान थी मेरे अंदर। वो जितने भी जानदार वाले काम थे ना वो सब मैंने अच्छा, मुर्गियां पकड़ना उसमें भी मैं विन किया था। आप सोचो, मुर्गी से मैं डरती हूँ, लेकिन वो एक जो होता है ना टास्क देना, कबड्डी वाले में भी सवार मैंने कर लो जीता अपने सर पे, नहीं तो बात ये होती है सवार कर लो अपने सर पे, हमने ये काम करना है, तो फिर आप वो करते हैं। मुझे भी एक वो काम मैंने ये करना है, सीखा। मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। लेकिन दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा। आज बातें बहुत अच्छी हो रही हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस छोटे बड़े सब हमारे साथ शेयर किए। और सीरियसली सुबह थोड़ी बहुत सिखा के अगर हम बात चले जाएं और मजाक मस्ती हंसी बन, हम इतना हंसे, शायद आप 50% तो हंसे ही होंगे ना जितना हम हंसे। तो थैंक यू सो मच। आज की सुबह खुशगवार रही आप लोगों की वजह से और आप लोगों की वजह से। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल